सो हम लोगों ने क्या कहा कि एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज, जैसे आप लोग एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे गए, सो इट इज अ काइंड ऑफ ब्लैक स्क्रीन, एंड इस ब्लैक स्क्रीन पे क्या होता है, तो ये ब्लैक स्क्रीन लाइक विंडोज में हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट होता है, सिमिलर ये भी स्क्रीन है जो कि कमांड लाइन पे चलती है। सिंपल आपको कमांड लाइन वगैरह पे चलाना है, जो नॉर्मल कमांड्स होती है। जैसे ही आप यहाँ पे पाइथन लिखेंगे, अगर आपने यहाँ पे पाइथन लिखा, आप जान सकते हैं इफ यू वांट टू एंश्योर कि पाइथन आपके सिस्टम पे बराबर से इंस्टॉल हो गया है, तो आपको क्या लिखना है, सिर्फ पाइथन लिखना है। एंड पाइथन लिखने के बाद आपको एग्जिट बटन दबाना है और कंट्रोल जी करना है, एग्जिट और कंट्रोल जी। तो एग्जिट करेंगे तो बाहर आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे आप आए, और यहाँ आने के बाद आपने ये वाला, लेट मी इसको क्लोज करने दो पहले, देन लेट मी रीस्टार्ट इट। थोड़ा सा स्लो चलते हैं इसके ऊपर बिकॉज इट इज न्यू वन। तो जैसे आपने एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन किया, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद आपके पास ये स्क्रीन मिलने वाला है। नाउ ऑन दिस स्क्रीन यू कैन सी दैट यू कैन टाइप हियर। ये जो रहेगा हमारा सिंपल जो कमांड प्रॉम्प्ट में आप जैसा लिखते हैं वैसा यहाँ पे आपको इंटरफेस मिलने वाला है। अब इस इंटरफेस पे अगर आपको काम करना है तो अलग अलग कमांड्स आप यहाँ पे रन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू चेक कि आपने पाइथन यहाँ पे इंस्टॉल किया है या नहीं किया है, या पाइथन आपके पास एनाकोंडा में है या नहीं, अगर वो चेक करना है, या पाइथन शेल में जाना है आपको, या पाइथन का यूज करना है, तो उसके लिए आपको सिंपल लिखना पड़ेगा पाइथन। अगर आपने पाइथन लिखा तो ऑटोमेटिकली ये जो रहेगा पाइथन को ढूंढ के आपके सिस्टम से और आपको दिखा देगा, ठीक है। तो ये पाइथन लिखने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली इसने पाइथन खोल दिया। ये आपको दिखा रहा है कि आपने पाइथन 3.7.6 वर्जन ले रखा है, ठीक है। एंड इट हैज बीन कॉल्ड बाय एनाकोंडा, जस्ट इसने बेसिक इंफॉर्मेशन दिखाई। साथ ही साथ इफ यू सी कि पहले आपके पास कंप्लीट डायरेक्टरी दिख रहा था, नाउ इट इज अ काइंड ऑफ दिस ट्रिपल एरो। ट्रिपल एरो इसका मतलब क्या है, नाउ यू आर इन द पाइथन एनवायरनमेंट। तो पाइथन की जो भी कमांड आपको रन करनी है वो आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं। जैसे सपोज हम लोगों ने कल प्रिंट हेलो वर्ल्ड देखा था, तो प्रिंट एंड देन यहाँ से भी आपको हेलो वर्ल्ड करना है, हेलो वर्ल्ड, सो यू कैन डू इट फ्रॉम हियर आल्सो। से एंटर करेंगे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। मतलब ऑल द कमांड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर पाइथन, लाइक 2+3 करना है, सो ऑफ कोर्स इट शुड बी 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करना है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। एनीथिंग which is something used in Python, या any command which is used in Python, वो आपको यहाँ से यूज करनी है, you can use it, करेक्ट, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के थ्रू। हेलो, हाँ हाय सर, दीपक है। हाँ दीपक। सर मेरे पास एक्चुअली मैकबुक है, तो टर्मिनल पे भी यही कमांड चलेंगी कि उसमें कुछ चेंजेस रहेंगे? No, no, so terminal is different thing, like command prompt is different thing, correct? हाँ, उस पे भी चल सकती है, कमांड प्रॉम्प्ट पे भी आपको चलाना, बट फॉर दैट यू हैव टू सेट द एनवायरनमेंट वेरिएबल। सो आपके पास मैकबुक है, मैकबुक में आप टर्मिनल यूज करते हो, वर्ड टर्मिनल यूज करते हो। मेरे पास विंडोज है, विंडोज में मैं कमांड प्रॉम्प्ट वर्ड यूज करता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट इज डिफरेंट एंड एनाकोंडा प्रॉम्प्ट इज डिफरेंट, और टर्मिनल इज डिफरेंट एंड एनाकोंडा प्रॉम्प्ट इज डिफरेंट, ठीक है। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट मतलब कमांड लाइन जैसी इंटरफेस, नॉट कमांड लाइन। दोनों एक जैसा दिख रहा है, ये देखो। So command prompt and then anaconda prompt. So command prompt is from Windows, ठीक है। Anaconda prompt is an environment from the anaconda itself, ठीक है। ये दोनों का अंतर है। इसी तरह से आपके पास रहेगा टर्मिनल, सो टर्मिनल इज फ्रॉम macOS and anaconda prompt is provided by anaconda interface itself, ठीक है। Now you see the other difference, दोनों में कुछ डिफरेंस आपको दिखा यहाँ पे। पाइथन तो खैर मैंने लिखा था, बट सी यूजर हाई, दैट मीन्स दिस इज माई सिस्टम एंड दिस इज ऑल्सो माई सिस्टम, और द सेम फोल्डर, दोनों सेम फोल्डर है। बट यहाँ पे आपको कुछ दिखने को मिल रहा है, बेस है, बेस एनवायरनमेंट वेरिएबल। हाँ, तो बेस है यहाँ पे। नाउ व्हाट इज बेस? तो क्या होता है ना यहाँ पे कि लाइक इन AS400 दीपक, आप क्या करते होंगे कि आपको कोई फंक्शन यूज करना है या कोई कमांड यूज करनी, तो उसके पहले आप लाइब्रेरी लिस्ट को ऐड करते थे, ऐड LIBL। तो वो क्या करता था कि जो भी आप फंक्शन यूज करने वाले हैं, उस फंक्शन को इसमें से पहले से प्रीसेट एनवायरनमेंट में से या प्रीसेट लाइब्रेरी लिस्ट में से ढूंढ लेता था। अगर वो फंक्शन उस लाइब्रेरी लिस्ट में है तो उसको चलाता था, नहीं है तो एरर देता था। तो बेस इज ऑल्सो द सिमिलर थिंग। व्हाट इट डज
कि जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है या जो भी एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज आपने ऐड करके रखी है उसके अंदर वो ढूंढने की कोशिश करता है, राइट? तो आई विल कम बैक टू दैट पार्ट इन मच डिटेल, बट दैट इज द बेसिक डिफरेंस हियर। अब यहाँ पे आप देखो पाइथन रन करके क्या होता है। पाइथन रन करोगे, इसने पाइथन रन तो कर दिया है और पाइथन कॉल भी कर दिया है। इसका एक रीजन है। इसका क्या रीजन है कि ओके वी विल गो लिटिल मच इन डिटेल नाउ। थोड़ा सा अगर दूसरे लोग फॉलो नहीं कर पाए तो जस्ट एक्सक्यूज मी, बट एज दीपक हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन सो आई एम गोइंग इन लिटिल डिटेल। तो इसका रीजन क्या है कि ये क्यों पिकअप कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है, सेट एंड एडिट सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल। जैसे यहाँ पे आप कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखते हैं तो ये सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल आता है। इसको आप ओपन करते हैं तो ओपन करके यहाँ पे ये एनवायरनमेंट वेरिएबल लिखा हुआ दिखेगा आपको, और यहाँ पे जो दिखा हुआ है तो यहाँ पे आप पाथ सेट करते हैं। यहाँ पे पाथ सेट करते हैं, किसका करते हैं, तो पाइथन आपने जहाँ पे भी इंस्टॉल कर रखी है उसका पाथ सेट कर देते हैं, एंड इट इज वर्किंग एज सेम एज योर लाइब्रेरी लिस्ट। जैसे आप AS400 में लाइब्रेरी लिस्ट सेट करके रखते हैं पहले से, वैसे ही आपने यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करके रखा है। मीन्स कि जहाँ से आपको हर बार बाय डिफॉल्ट सारे फंक्शंस या लाइब्रेरी मिलने वाले हैं। तो ये सेटअप आपको करना पड़ता है। आई विल कम बैक टू दैट पार्ट, थोड़ा सा लेट हम लोग इसके ऊपर आएंगे क्योंकि थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है। सो आई विल कम बैक टू दिस पार्ट, बट ऑन हाई लेवल मैंने आपको बताया कि ये कैसे वर्क करता है ना? तो एनीवेज, बट कमांड प्रॉम्प्ट इज डिफरेंट एंड एनाकोंडा प्रॉम्प्ट इज डिफरेंट, दो बोथ वर्क विद पाइथन। लाइक यहाँ पे अगर आप बोलेंगे कमांड प्रॉम्प्ट है आपका, तो यहाँ पे भी आपको प्रिंट हेलो वर्ल्ड करना है, कर सकते हो, चलेगा ये कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे विंडो का कमांड चलेगा, पाइथन का कमांड चलेगा, ठीक है? यस सर। अभी निकलना, इससे बाहर होना है तो एग्जिट फंक्शन होता है हमारे पास। तो एग्जिट से आपका ये जो एग्जिट किया तो इससे आप पाइथन से बाहर आ गए। बाय दिस यू आर आउट ऑफ द पाइथन, करेक्ट? तो यहाँ से पाइथन से बाहर आ गए हैं, इसको क्लोज कर सकते हैं। इसी तरह से एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के अंदर हम लोग काम कर रहे थे गाइस, तो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में भी सेम चीज है। उसके अंदर जस्ट आपको पाइथन लिखना है। द मोमेंट यू राइट पाइथन, आप लोग पाइथन में चले जाएंगे, पाइथन एनवायरनमेंट में चले जाएंगे, और वहां पे आप पाइथन की कोई भी कमांड आपको लिखनी है आप लिख सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू गेट दिस ट्रिपल एरोज। जहां तक ये ट्रिपल एरोज आपको मिल रहा है तो आप पाइथन की सारी कमांड यहाँ से रन कर सकते हैं, ठीक है? आपने रन किया, यहाँ पे प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड 2 + 3 = 5, 5 + 6 = 5 × 6 = 30, या जो भी करना है आपको आपने यहाँ पर कर दिया, ठीक है? उसके बाद सिंपल एग्जिट का बटन दबाओ, और ये फंक्शन है एग्जिट, तो 2 ब्रैकेट लगाना जरूरी है। जैसे ही आपने ये लगाया आप इससे बाहर आ जाएंगे, ठीक है? आप इसको क्लोज कर दो, ठीक? तो ये तो अपना सिंपल पाइथन का एनाकोंडा प्रॉम्प्ट का जस्ट एक इंट्रोडक्शन हुआ। आई विल कम बैक इन मोर डिटेल लेटर। अभी तो हम लोग एनाकोंडा नेविगेटर के साथ काम कर रहे थे, तो दोस्त हु आर वर्किंग विद एनाकोंडा नेविगेटर, लेट्स फोकस ऑन दैट। तो जैसे आपने एनाकोंडा नेविगेटर क्लिक किया, एनाकोंडा नेविगेटर क्लिक करोगे तो ये ऐसा ओपन होगा एनाकोंडा का इंटरफेस, राइट? ये ओपन होगा। इसको लोड होने में जैसा मैंने बताया लगभग 1 से 2 मिनट लगते हैं। सो लेट इट टेक इट्स ओन टाइम। इम्पेशेंट नहीं होना है। जैसा मैं आपको बोल चुका हूँ कि पाइथन थोड़ा रिसोर्स इंटेंसिव एरिया होता है, पूरा AIML में ही रिसोर्स इंटेंसिव होता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट। इसमें थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ों के अंदर धीरे धीरे करके लोड होने में। अभी ये आ गया है, तो ये हमारा एनाकोंडा नेविगेटर आ गया। अभी आप ध्यान से देखोगे तो एनाकोंडा, लेट मी ओपन एनाकोंडा प्रॉम्प्ट अगेन, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट अगेन। जैसे ही आप एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान दो, कुछ आपको मैच करती हुई चीज दिख रही है क्या? कुछ आपको यहाँ पे मैच करती हुई चीज दिख रही है क्या? राइट? एप्लीकेशंस ऑन दैट। तो यहाँ भी बेस है हमारे पास, यहाँ भी हमारे पास बेस है, मतलब ये जो है एनवायरनमेंट से, करेक्ट? तो एप्लीकेशन ऑन में भी बेस लिखा है विच इज रूट एनवायरनमेंट, मतलब यहाँ से आपके पास जितने भी रिसोर्सेज चाहिएंगे पाइथन को रन होने के लिए, या जितनी भी लाइब्रेरीज चाहिए होगी। नाउ लाइब्रेरीज क्या होती है? तो लाइब्रेरीज मतलब क्या होता है कि पाइथन में जैसे आपने लिखा प्रिंट फंक्शन, अगर आपने लिखा प्रिंट फंक्शन, तो प्रिंट क्या है, प्रिंट के पीछे करना क्या है, ये कौन समझाएगा पाइथन को? कि जब भी हमारे पास प्रिंट आता है तो हमको कंसोल पे हेलो वर्ल्ड या जो भी प्रिंट के अंदर लिखा है वो यहाँ पे प्रिंट करना है। तो ये जो चीज है कि जैसे ही प्रिंट आएगा तो हम लोगों को वट एवर इज रिटन इन अंडर प्रिंट स्टेटमेंट वो हमको कंसोल पे प्रिंट करना है, ऐसी चीज करनी है। ये किसी ना किसी को तो पाइथन को भी सिखाना पड़ेगा ना, बिकॉज पाइथन इज ऑल्सो एनीवेज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन देनी पड़ेगी हमको पाइथन के लिए। हमको पाइथन को बताना पड़ेगा कि हे पाइथन, अगर कोई प्रिंट ये ऐसा ऐसा लिखता है तो हमको ये ऑपरेशन करना है,
ठीक है, कहीं ना कहीं हमको ये भी दिखाना पड़ेगा कि अगर कोई लिखता है 2+3 तो पाइथन को बताना पड़ेगा कि भाई 2+3 का मतलब क्या होता है, तो 2+3 का मतलब एडिशन करके प्रिंट करो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो ये जो चीजें होती है जो पाइथन को दिखाता है, इसकी डेफिनेशन होती है, मतलब कहीं ना कहीं हमको ये पूरा डेफिनेशन लिखना पड़ता है, कहीं ना कहीं बताना पड़ता है, तो कि व्हेनेवर समबडी इज गोइंग टू राइट प्रिंट तो ऐसा ऐसा करना है हमको। तो ये जो डेफिनेशन होती है ये कहाँ होती है, ये डेफिनेशन होती है कुछ प्रोग्राम्स में, कुछ अलग ही प्रोग्राम होते हैं पीछे पीछे जिसको बोलते हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर प्रोग्राम, जिसमें हम लोग लैंग्वेज लिखते हैं। पाइथन खुद एक लैंग्वेज है जो कि C++ में लिखी हुई है। तो जो पाइथन लैंग्वेज लिखी हुई है C++ में, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डेफिनेशन लिखी होगी इसकी, तो वो हम लोगों को बताना पड़ेगा ना कि इसके पीछे करना क्या है, इसके पीछे करना क्या है। तो ये जो फंक्शंस कहीं डिफाइन होते हैं, ये डिफाइन होते हैं अलग अलग लाइब्रेरीज में। तो लाइब्रेरीज क्या होता है, तो लाइब्रेरी मतलब एक जैसे फोल्डर्स आपके पास होता है विंडोज में, वैसे ही लाइब्रेरीज भी होती है। तो इन लाइब्रेरीज के अंदर आपके पास डेफिनेशंस होती है। और अगर आपको ये जो प्रिंट फंक्शन है, ये प्रिंट लेट्स से प्रिंट फंक्शन हमने लिख के एबीसी नाम की लाइब्रेरी में लिखा है, ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरी होगी, ऐसे लाइब्रेरी होगी एबीसी, कुछ हमारे पास है मैटप्लॉटलिब, कुछ है सीबॉन, कुछ है पंडास, कुछ है नमपाई, ऐसी बहुत सारी अलग अलग लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, अलग अलग लाइब्रेरीज हमारे पास ऑलरेडी हैं सिस्टम में। अब इन सभी लाइब्रेरीज के अंदर अलग अलग फंक्शंस की डेफिनेशन है। मतलब अगर आपको कोई मैथ से रिलेटेड ऑपरेशन करना है, तो मैथ से रिलेटेड ऑपरेशन लाइब्रेरी जिसका नाम एबीसी है उसके अंदर स्टोर्ड है, मान लो। ठीक है, अगर आपको प्रिंटिंग वाले सारे ऑपरेशन करना है तो प्रिंट से रिलेटेड सारे जो फंक्शन है वो EFG करके या ABD करके कोई लाइब्रेरी होगी, कोई दूसरी लाइब्रेरी उसमें डिफाइंड है। इसी तरह से कुछ ग्राफ से रिलेटेड फंक्शंस करने हैं तो सीबॉन करके एक लाइब्रेरी उसके अंदर लिखे हुए हैं। इसी तरह से कुछ और अलग फंक्शन करना है तो किसी और लाइब्रेरी में लिखे हैं। तो पाइथन में भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो अलग अलग लाइब्रेरी में लिखे हुए हैं। ठीक है, नाउ अगर आपको कोई फंक्शन कॉल करना है तो उस फंक्शन को आप कॉल करते हैं तो उसके पहले आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जिस भी फंक्शन में इस फंक्शन, जिस भी लाइब्रेरी में इस फंक्शन की डेफिनेशन है, वो लाइब्रेरी आपके पास ऑलरेडी प्री लोडेड हो पीछे पीछे। तो प्री लोडेड होना चाहिए। और वो प्री लोडेड लाइब्रेरी का ऑफ कोर्स आप एक ही फंक्शन यूज नहीं करोगे ना किसी प्रोग्राम में, आपके पास मल्टीपल फंक्शन यूज हो सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में। तो अगर आप मल्टीपल फंक्शन यूज करने वाले हैं, मतलब आप प्रिंट भी यूज करने वाले हैं, आप एक ग्राफ भी बनाने वाले हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए तो आपको एबीडी लाइब्रेरी चाहिए। ठीक है, प्रिंट करने के लिए आपको एबीसी लाइब्रेरी चाहिए, कुछ और ऑपरेशन करने के लिए कुछ और लाइब्रेरी चाहिए, CDF और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ऐसी कुछ अलग ही लाइब्रेरी चाहिए। तो ये जो लाइब्रेरीज का जो ग्रुप बनता जा रहा है कि भाई मेरे को ABD भी चाहिए इस फंक्शन के लिए, हमको ये भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए, हमको एक लाइब्रेरी और चाहिए, तो ऐसा एक बंडल होता है पूरा के पूरा। तो ये जो पूरा बंडल होता है, ये पूरा एक बंडल हम लोग बनाते हैं, ऐसा पूरा पैकेट बनाते हैं, पैकेज नहीं बोल रहा हूँ, पैकेट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो बंडल होता है लाइब्रेरी का ABD, जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग लाइब्रेरी जुड़ी होती है, ABD, ABC, CDF, कुछ और होगी, कुछ और होगी, कुछ और होगी, ऐसे पूरा बंडल होता है। तो ये जो बंडल होता है इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एनवायरमेंट। क्या बोलते हैं पाइथन में? एनवायरमेंट, राइट? पाइथन में क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट। क्लियर हो गया? अब मैं किसी से भी पूछूं एनवायरमेंट की डेफिनेशन बता पाएगा मुझे वो? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंट? यस सर। ओके, तो एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट मतलब एक पूरा की पूरा बंडल होता है। उस बंडल में हमारे पास पूरी डेफिनेशंस लिखी होती है कि हम किस ऑपरेशन को करने के लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं, और जो जो लाइब्रेरीज हम लोग यूज करने वाले हैं किसी ऑपरेशन के लिए, वो सारी लाइब्रेरीज हमारे पास एनवायरनमेंट में स्टोर होना जरूरी है। नहीं तो हमारा पाइथन जो रहेगा वो बोलेगा कि मेरे को ये वाला फंक्शन मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जानता ही नहीं उसको। जिसने भी मेरी जान पहचान करवाई है उस पाइथन के उस पर्टिकुलर फंक्शन के साथ, वो तो है ही नहीं आपकी लाइब्रेरी लिस्ट में, वो तो है ही Are नहीं there आपके एनवायरनमेंट में। हाँ बोलो। are there other environments as well other than base? Yeah, there are many. There are many. So you can create your own environment as well. I mean, base is the root environment which comes as a default. तो ये हमारे पास एक default environment है. But if you want to create your own environment, you can create your own environment on your name and then add it or call it before you execute Python or any Jupyter notebook. And it's like because the predefined functions are already existing in base. So if I have to include base in No. So in base, not all predefined functions are included.
Not all predefined functions are included. They are bare minimum functions. So for basic operations in Python, like Python में हमको पता ही है कि जब भी हम शुरू करेंगे तो we have to print something, so print is already there. We have to do some mathematical operations, so that is there. We have to do some of the basic other operations, so that is also there. तो हमको जो लगता है कि जो बहुत बेसिक सी चीजें होने वाली है Python के अंदर कोई भी काम करेगा, तो उसमें जो bare minimum लगता है वो उसके अंदर already होते हैं. But there will be many packages and functions like pandas hota hai. Now pandas is something used for data frames or any other thing. I mean abhi aap now you assume कि ये कुछ एक चीजों के लिए काम होता है. ऐसे ग्राफ्स वगैरह अगर आपको बनाने हैं या कुछ और बनाना है तो उस सबके भी फंक्शंस हमारे पास होते हैं. बट ये वाली लाइब्रेरीज बेस में इंक्लूडेड नहीं होती. दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द बेस. वी हैव टू ऐड देम एक्सप्लिसिटली. हमको ये अलग से बना के रखना पड़ता है. ठीक है. बिकॉज अगर आप इसके अंदर लाइब्रेरीज ऐड करते जाओगे, so let's say one library is taking 5 MB, another library is taking 5 MB, third is also taking 5 MB, so it is going to, if you add such 100 libraries, so 5 MB into 100, it will come out 500 MB. आधा GB का तो ये हो जाएगा, right? तो वो फिर ओवरहेड बनता जाता है सिस्टम के ऊपर. So to avoid that overhead, हम लोग सिर्फ bare minimum शुरुआत में डाल के रखते हैं libraries, and then as and when required you keep on adding it. So just another question there. Like when we are actually working on projects, do they have their own environments? Yes, absolutely. That's a wonderful question, and I was about to come on that question. So जैसा कि अभी मैं बता रहा था कि ये तो बेस एनवायरनमेंट होता है. This is a bare minimum environment. Now when you work on industry grade project, तो इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे तो आपको सिर्फ ये बहुत बेसिक लाइब्रेरीज थोड़ी लगने वाली है. दीज आर समथिंग विच आर रिक्वायर्ड, बट अलॉन्ग विद दैट लॉट मेनी लाइब्रेरीज आर रिक्वायर्ड. तो अगर आपको मान लो AI के किसी पैकेज के ऊपर काम करना है तो AI के लिए हमारे पास लाइब्रेरी होती है scikit-learn. आई मीन अभी जो मैं बहुत सारी नई टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहा हूँ, लाइब्रेरी के नाम यूज कर रहा हूँ, यू कैन इग्नोर दैट नेम्स फॉर द मोमेंट, जस्ट फोकस ऑन द कंसेप्ट. तो अगर मान लो AI के लिए आपको scikit-learn चाहिए, sklearn लाइब्रेरी, तो sklearn हमारे पास बेस में इंक्लूडेड नहीं होगी. This is something you have to install this library or package. First you have to install it and then load it. Okay, so when you install and load it, तो जैसे ही आप install करेंगे तो automatically base में वो install हो जाएगी. That means it will be part of this particular bundle, right? So it will be part of this bundle. Just one more question. Like so we have to install the packages, whichever we want to use in our project. Correct. Now when we are delivering our project, is it in the same form? Like in Java, we have different files, and we have, if we need a newer version, we need to install those new exe. Correct. Is it something similar? Yes, it is. So what you have to do, you have to create different environments. So now अभी हमारे पास बेस एनवायरनमेंट है, आपने इंस्टॉल कर लिया तो ये बेस एनवायरनमेंट में जाके चला जाएगा. नाउ some more packages are required, तो वो किसी और एनवायरनमेंट में चला जाएगा, राइट? सो दिस इज समथिंग लाइक बेस एनवायरनमेंट में सब ऐड होते जा रहे हैं. नाउ फॉर अ प्रोजेक्ट, अगर आप समझो कि 3 लोग काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, 2 पीपल्स आर वर्किंग इन टेंडम इन अ प्रोजेक्ट A and B. A might be requiring different set of libraries. A को चाहिए ABCD, and then B need maybe EFG or something, right? So then what we can do is we both of these guys don't use base environment. They create their own environment. That is, its environment is env1 and its environment is env2. And then when we productionize it, we kind of merge these dependencies. This is called as dependencies. What is dependencies? So dependencies means nothing but it's a big term and very a kind of, I would say, important term for environment management, or I would say for any Python project development. Dependencies क्या होता है कि आप dependencies create करते हैं, मतलब आप इस तरह की अलग-अलग libraries बनाते हैं, but they most of the developers misses on it. they कुछ ना कुछ इसके अंदर गड़बड़ करते हैं और उसके कारण प्रोडक्शन ग्रेड प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं बार बार. रीजन बीइंग क्या होता है कि उन लोगों ने बहुत सारी लाइब्रेरीज डाल के रखते हैं, बट दे डू नॉट रिलीज इट प्रॉपर्ली इन द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट. और उससे क्या होता है, वो उनके लोकल पे तो चलता है. लोकल मींस आपका जैसे अभी लैपटॉप है, दैट इज कॉल्ड एज लोकल मशीन. सो वो उनके लोकल पे तो चलता है, बट इट डज नॉट वर्क इन UAT एनवायरनमेंट और इट डज नॉट वर्क इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट. व्हाई? बिकॉज दे मिस ऑन द डिपेंडेंसीज. तो ये जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हर किसी इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट के लिए. So just one more question. When we are saying we have to include, we have to create an environment.
is it like we are having a folder and where we are placing all these new folders which have all the No, predefined no, functions? that's a separate process to create the environment. There is a separate way to create it. First you create an environment, then you have to activate it. तो उसका भी मैं आपको थोड़ा सा अलग से बताऊंगा. But let me get you more comfortable first in some of the Python commands. Then we are going to go in that detail as well. Environment management. Okay. It is just a kind of एक के बाद एक टॉपिक निकलते गए, इसलिए वी आर हियर. अदरवाइज इट वाज नॉट इंटेंडेड टू कवर एट दिस मोमेंट. दीपक ने क्वेश्चन पूछा था कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड, सो इट स्ट्रेच्ड टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट. बट एनीवेज इट वाज अ गुड डिस्कशन. बट ये जो है मेरा इंटेंशन था थोड़ा बाद में कवर करने का, बिकॉज आई नीड लिटिल मोर मैच्योरिटी और कंफर्ट लेवल इन यू गाइज एज फार एज पाइथन इज कंसर्न. Okay, but anyways, base environment is this, which is going to be a default environment when you start Jupyter Notebook. ठीक है, तो अभी तो हम लोग क्या करते हैं, Jupyter Notebook लॉन्च करते हैं. So this is how you launch a Jupyter Notebook. Jupyter Notebook will open again. ये एक थोड़ा सा नया चीज आप लोगों के लिए होगा, because this is something you guys are not aware of. But जब भी Jupyter Notebook लॉन्च करते हैं तो आपके इंटरनेट ब्राउजर पे लॉन्च होती है. So it launches on your internet browser, be it Google Chrome, be it Internet Explorer or anything. तो आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है, Google Chrome है, कुछ भी है, तो उसमें एक अलग जगह पे लॉन्च होती है. ये आप लोगों को ध्यान रखना है. So just a small one again, like we have the base base environment. Now, how do we know what functions are defined? I mean, if I have to know, like what are the set of functions can be used when I've set this environment. So, is there any way we can identify that, or no, that is really a difficult call, but actually it does not required in the real life as well to the people to come to know. Normally whenever they know, I mean normally what happen, any kind of new functionality they have to load, they get an error like this function is not recognized, so they load corresponding libraries. So normally the developer community is heavily relying on Google. If anything does not work, they do Google. From there they get the package name. कुछ अगर चला नहीं फंक्शन तो पैकेज नेम वहाँ से मिल जाता है, दे इंस्टॉल दैट पैकेज एंड रन इट. तो ऐसे नॉर्मली चलता है, बट आई नेवर यूज्ड इट एंड इट इज नॉट रियली रिक्वायर्ड कि बहुत ज़्यादा हमको जानने की जरूरत पड़ती. देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस व्हिच वर्क्स देयर इन द बेस एनवायरनमेंट. बेस एनवायरनमेंट इटसेल्फ इज अ सफिशिएंट एनवायरनमेंट टू सम एक्सटेंट, बट एडवांस ऑपरेशंस के लिए आपको लाइब्रेरीज जोड़नी पड़ती है. सो we can do some Google research, but ऐसा मुझे कभी जरूरत नहीं लगा जिसके अंदर मुझे सारे फंक्शंस को पता करने की जरूरत पड़े कि क्या क्या चल रहा है उसमें, है ना. Then from here you have to come to desktop. Desktop पे मैं इसलिए आ रहा हूँ because I need to have a specific folder open up, या एक particular folder जो हमारे पास है उसको देखना है अगर हमको, तो उसके लिए हम लोग ढूंढ रहे हैं. Let me find out my folder where it is. This one. So just give me a second. I just forgot where I kept it. Yeah. So this was what I did is just I gone to the folder. मैं अपने एक particular folder पे गया जहाँ पे मेरे पास एक पहले से स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, रेडी था. जस्ट मैंने उसको ओपन किया है. ठीक है, तो आप ओपन करेंगे, पहले से आप लिख के रखते कोई स्क्रिप्ट तो इस तरह से ओपन रहती है, उस स्क्रिप्ट का आप यूज कर सकते हैं अगर आपने लिखी है तो. ठीक है, टू सेव सम टाइम एंड एफर्ट्स आई हैव ऑलरेडी रिटन अ स्क्रिप्ट फॉर यू ऑल गाइज. तो हम ये स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं. यू कैन कोड इट ऑन लाइव एज वेल. जब आप वापस घर जाओगे तो यू कैन कोड इट एज वेल ऑन योर मशीन्स. ठीक है, बट ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए है, मैंने पहले से रख रखा है ताकि टाइम थोड़ा बचाया जा सके. नाउ हम लोगों ने देखा था हाउ टू यूज हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, बट बिफोर दैट थोड़ा सा और ढूंढते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास फाइल है, इसमें से कुछ नेविगेशंस के बारे में ही बताऊंगा मैं, सभी अभी फिलहाल नहीं बताऊंगा. सो इफ यू कम टू फाइल, अगर आपको नया नोटबुक ओपन करना है प्रोग्रामिंग के लिए तो कम टू न्यू नोटबुक एंड क्लिक पाइथन 3. जैसे आप क्लिक करेंगे इट इज गोइंग टू ओपन अप अ न्यू नोटबुक. यहाँ पे आप नया राइट फ्रॉम द स्क्रैच अगर कुछ कोडिंग करनी है तो वो भी कर सकते हैं like this. So this is also pretty much possible. अभी आपको पता है कि ये पाइथन जो होता है केस सेंसिटिव होता है. हियर p जो है मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया है, इट शुड बी स्मॉल लेटर. अगर आप देखेंगे तो ये फंक्शन था तो वो टर्न अप हो गया ग्रीन में. तो अगर कोई प्री डिफाइंड फंक्शन है तो ग्रीन में हो जाता है, दैट इंडिकेट्स कि ये सही लिखा है आपने, है ना. तो अगर आपको नया कोई कोड खोलना है, नया स्क्रिप्ट खोलना है तो आपको यहाँ पे न्यू पे आना है
और यहाँ पे से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नया खुल जाएगा, या फिर यहाँ पे फाइल पे आने के बाद भी आप नया नोटबुक ओपन कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको कोई पहले से अवेलेबल स्क्रिप्ट को ओपन करना है, यू कैन यूज इट बाय ओपन। देन इफ यू हैव टू मेक अ कॉपी, यू हैव टू सेव इट, सेव एज अ चेक पॉइंट, रिवर्ट टू चेक पॉइंट। ये चेक पॉइंट क्या होता है कि आपने कोई काम कर रहे हैं एंड काम करते करते you want to save this work, you want to save the work you have done till now, like email लिखते हैं तो email लिखते टाइम पे you have a draft facility available, save as draft। तो इसी तरह से यहाँ पे भी है कि आपने कुछ काम किया और काम करते करते आपको उतना काम सेव करके रखना है कि कभी आप मान लो मिस कर दिए या लाइट चली गई या आपका लैपटॉप बंद हो गया या कुछ भी होता है तो उतना काम आपका सेव रहे। सो यू कैन क्रिएट चेक पॉइंट्स, ठीक है। सो सेव एंड चेक पॉइंट, तो आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो चेक पॉइंट की तरह सेव हो जाएगा, ऑटो सेव हो जाता है एज अ चेक पॉइंट। नाउ इफ यू वांट टू रिवर्ट बैक टू अ चेक पॉइंट, मतलब आपने कुछ आगे चेंजेस कर दिए, सेव भी कर दिए वो चेंजेस 10-12 लाइन आगे बढ़ा के, एंड देन लेटर यू रियलाइज कि नहीं हमने गलत सेव कर दिया है, तो यू कैन रिवर्ट टू अ स्पेसिफिक चेक पॉइंट। तो लास्ट हमारा चेक पॉइंट देखिए आज का है 25 जुलाई 2021, बिकॉज मैंने अभी सेव एंड चेक पॉइंट करके सेव उसको क्लिक किया था, राइट। तो यू कैन रिवर्ट टू दैट एज वेल। अभी आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे, उसको सेव करेंगे, बट यू डिड नॉट सेव्ड एंड चेक पॉइंट, यू सेव्ड इट। मतलब दो चीजें होती है, एक होता है सेव करना और दूसरा होता है सेव एंड चेक पॉइंट। तो सेव करना मतलब वो सिर्फ सेव होगा, प्लेन सेव होगा, बट चेक पॉइंट की तरह सेव नहीं होगा। बट अगर आपने सेव एंड चेक पॉइंट किया तो सेव भी होगा और चेक पॉइंट भी क्रिएट करेगा उसका, राइट। तो अगर आपने मान लो आज काम किया दिन भर और कल फिर हम लोगों ने आया और उसको सेव किया, तो कल तक का काम सिर्फ सेव करके एक फाइल के अंदर रहेगा। बट एट द सेम टाइम अगर आपको रिवर्ट बैक करना है कि कल मतलब आज ये वाला जो चेक पॉइंट था यहाँ तक के वर्क पे रिवर्ट करना, तो सिर्फ आपको यहाँ पे आना है रिवर्ट टू दिस, तो ऑटोमेटिकली जितना भी काम था इस चेक पॉइंट की वैल्यू पे आ जाएगा, राइट। फिर आपने ये जो स्क्रिप्ट बनाई है इसको डाउनलोड करना है। यू कैन डाउनलोड इट इन मेनी फॉर्मेट, मेनी डिफरेंट फॉर्मेट, ठीक है। .py जो है मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट है, मतलब .py में लोग यूज करते हैं इसको। जैसे ही आप इसको .py में सेव करेंगे तो ये पाइथन स्क्रिप्ट बन जाएगा। पाइथन स्क्रिप्ट मतलब ये पीछे से ऑटोमेटिकली रन हो सकता है बाय कमांड प्रॉम्प्ट और बाय स्क्रिप्ट्स, या कोई भी तरीके से आपको रन करना है तो यू कैन रन इट। सो यू कैन सेव इट एज .py। अगर ये सब नहीं करेंगे, डाउनलोड एज और सेव एज नहीं करोगे, तो IPyenv ये जो भी सेव होगा, ऑल पाइथन नोटबुक्स आर सेव्ड विद एन एक्सटेंशन IPyenv, क्लियर। तो जो पाइथन नोटबुक होगा वो IPyenv से सेव होता है, IPyenv से पाइथन नोटबुक सेव होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक। I स्टैंड्स फॉर इंटरेक्टिव, PY फॉर पाइथन, NB फॉर नोटबुक। सो इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक के नाम से वो सेव होता है। अगर आप इसको ओपन भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कोड ओपन होगा। अगर आप इसको क्लिक भी करेंगे, रन भी करेंगे तो आपका कोड ओपन होगा, प्रोग्राम पीछे रन नहीं होगा, करेक्ट। थोड़े थोड़े नए नए कंसेप्ट से बहुत सारे अलग कंसेप्ट आ रहे हैं, बट थोड़ा सा शांति से आप सुनते जाओ, ऑटोमेटिकली आपको समझते आएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो वो IPyenv से सेव होगा और वैसा ही उसके अंदर ओपन भी होगा ना। उसके बाद अगर आप एडिट वाले के ऊपर आते हैं तो एडिट के अंदर ये बहुत सारा है, कट है, कॉपी सेल है, स्प्लिट सेल है, मर्ज सेल है। ये सब चीजें मैं आपके पास आके लेके आऊंगा कैसे, जैसे जैसे काम बढ़ता जा रहा है। नॉर्मली हम लोगों को क्या करना है कि पाइथन के ऊपर काम करते समय पे हम लोगों को अलग अलग यहाँ पे नोटबुक ऐड करते जाना है। तो जैसे ये आपने किया, फिर इसके बाद प्लस का साइन दबाओगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्पेस बन जाएगा। यू कैन ऐड मोर कोड टू इट। यहाँ पे आपको और कोड ऐड करना है तो कोड भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चलता जाएगा धीरे धीरे करके। आई विल टेल यू, आपको एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे करके ये सब चीजें। देन व्यू में है टॉगल हेडर एंड ऑल। इंसर्ट आप करोगे तो इंसर्ट मतलब सेल आपको इंसर्ट करनी है। अभी इस आपने यहाँ पे काम कर लिया, आपको नई सेल यहाँ पे डालनी है तो इंसर्ट, अगर सेल बिलो है तो ये बिलो से हो जाएगा, अगर इसी के ऊपर इंसर्ट करना है तो इंसर्ट अबाउ से हो जाएगा, राइट। कर्नल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी कर्नल के बारे में पूछूंगा, एनीबॉडी वुड लाइक टू हेल्प मी विद व्हाट इज कर्नल? अगर किसी को पता हो कर्नल क्या होता है। वो आर्मी वाला कर्नल नहीं पूछ रहा मैं। Sir, हाँ, it kind of connects the operating system with the hardware, or it provides a middle level abstraction between the hardware and operating system. yes, correct. Any other definition? Correct, you're right. But any other easy interpretation?
या तो लेट मी एक्सप्लेन। तो कर्नल मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, नॉर्मली जो अगर हार्डवेयर लेयर देखते हैं तो वो कैसा होता है ना, कि सबसे पहले हमारा होता है सबसे पहले हमारा होता है हार्डवेयर। कोई भी सिस्टम होगा, विंडो हुआ, मैक हुआ, कुछ भी आप लोगे ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है गाइस। तो और आपने सुना भी होगा लाइनेक्स कर्नल, मैंने भी सुना था जब मैं लाइनेक्स वगैरह पढ़ता था, और लाइनेक्स भी क्या इंजीनियरिंग पढ़ता था, तब भी कर्नल सुना था। आई रिमेन मोर एक्साइटेड अबाउट इट कि क्या है ये। तो कर्नल मतलब क्या होता है नॉर्मली कि हमारे पास हार्डवेयर्स होते हैं, तो ये हार्डवेयर है। हार्डवेयर मतलब रैम, ये वो जितना भी चीज़ें रहेगा, और उसके ऊपर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी लाइनेक्स वगैरह जो भी हमारे पास है। नाउ अभी क्या होता है कि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बनाना है तो होता है मशीन लैंग्वेज के थ्रू। तो वो जो कम्युनिकेशन होता है वो कर्नल लेयर के थ्रू होता है, ठीक है। तो कर्नल इज काइंड ऑफ मिडिल वेयर और मिडिल लेयर बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करता, वो कर्नल के थ्रू करता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ने कोई कमांड इशू करी, वो कर्नल पे गई, कर्नल से जो रहेगी वो हार्डवेयर पे जाएगी, और हार्डवेयर उसका रिस्पॉन्स भी करेगा, तो कर्नल को करेगा, कर्नल से यहाँ पे करेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग पाइथन की भी बात करेंगे। हेलो, तो वन क्वेश्चन। हाँ मनीष। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अभी आपने बताया कि कर्नेल जो है लाइनेक्स और यूनिक्स लाइनेक्स पे हमने कर्नेल सुना हुआ है, बट जैसे अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज या मैक है, जैसे विंडोज है, मेरे पास विंडोज है, तो अब उस केस में उनका तो विंडोज का कर्नेल अभी तक मैंने नहीं सुना है, तो वहां पे कम्युनिकेशन फिर वो कैसे करता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम? अगेन वही कम्युनिकेशन जो रहता है, नाम अलग रहता है उसका, बट कम्युनिकेशन वही बीच में एक मिडिल लेयर होती है, उसके थ्रू ही होता है ना। यहाँ पे भी पाइथन में भी ऐसे ही होगा कि आप जो पाइथन में जो भी लिखने वाले हैं तो वो पाइथन में जाके वो कर्नल के ऊपर हिट करता है। अब कर्नल मतलब एक तरह से कर सकते हैं कि एक एनवायरनमेंट टाइप का होता है जो रन होता रहता है पीछे पीछे, ठीक है। वो मतलब उससे वो डायरेक्ट हार्डवेयर को कमांड देता जाएगा, जो हम पाइथन में लिखेंगे वो हाँ, कर्नेल पे जाएगा, और कर्नेल से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके एग्जीक्यूट, सॉरी, इस पे जाके अपने हार्डवेयर पे जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा, हार्डवेयर लेयर। करेक्ट, थैंक यही यू, होता है। थैंक्स। अभी क्या होता है ना कि जब आप रन करते हो, जब आप पाइथन का कोड रन करते हो, तो पाइथन का कोड नॉर्मल अगर है आपका, नॉर्मल है एज इन कि भाई आपने सिर्फ प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो हेलो वर्ल्ड तो क्या है, एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, बहुत जल्दी रन होता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट कर्नल कहाँ पे काम आ जाता है या कहाँ पे यूज हो जाता है कि जब आपने कोई बड़ा सा प्रोग्राम रन किया एंड इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, या मान लो आपने कोई लूप रन किया है और लूप इनफाइनाइट लूप में चला गया, तो इनफाइनाइट लूप आप लोग समझते हैं, एनीबॉडी हु डोंट अंडरस्टैंड इनफाइनाइट लूप? लूप मतलब क्या होता है कि लूप मतलब वी आर डूइंग सम इटरेटिव टास्क, कि भाई मान लो हमको प्रिंट करना है समथिंग फॉर 1000 टाइम, तो या तो हम प्रिंट हेलो वर्ल्ड करना है 1000 टाइम, तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड वगैरह आपने लिखा, और 1000 टाइम करना है तो उसको कॉपी पेस्ट कर दिया आपने 1000 टाइम, ये तो एक तरीका हो गया, इफ यू वांट टू राइट इट 1000 टाइम। द अदर वे इज कि आप क्या करो, सिर्फ ये कमांड लिखो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और इसके ऊपर चला दो एक लूप। अभी लूप एक ऐसी चीज होती है जो एक ही कमांड को बार बार रन करता रहता है, या एक ही इंस्ट्रक्शंस को बार बार रन करता रहता है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट ऐसा आएगा इन रेंज ऑफ दिस। अभी कैसे लिखेंगे लूप में आपको बाद में सिंटेक्स बताऊंगा, बट फॉर लूप आपने चला दिया, और वो फॉर लूप चला दिया 1000 टाइम, ठीक है। अभी 1000 टाइम चला दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये लूप चलेगा, ये स्टेटमेंट पे आएगा, ये प्रिंट होगा, फिर वापस से ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद देखेगा ये कंप्लीट हो गया क्या, नहीं हुआ तो फिर से ये रन होगा, फिर ये चलेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर चलेगा, फिर ये आएगा, फिर चलेगा, फिर आएगा, मतलब ऐसा जो रहेगा ये प्रोसेस 1000 टाइम होगी, ये लूप होता है। तो ये लूप तो आपने कंट्रोल्ड वे में चलाया है, कंट्रोल्ड वे में चलाया है मतलब आफ्टर 1000 इटरेशन इट इज गोइंग टू एंड इटसेल्फ, 1000 इटरेशन के बाद ये एंड हो जाएगा, ये हमको पता है। बट मान लो कभी कोडिंग करते करते आप भूल गए ये चीज लिखना, या कुछ ऐसा कंट्रोल लगाना भूल गए, नॉर्मली फॉर लूप में तो ये नहीं होता है बिकॉज इट इज अ सेफ लूप, बट वाइल में या रिपीट लूप में ऐसा होता है, तो आप ये लिखना भूल गए। अगर आप ये लिखना भूल गए तो क्या होगा कि लूप तो चला दिया आपने, तो लूप चलेगा, आएगा यहाँ पे, चेक करेगा, और चेक करने के बाद पूछेगा कि मेरा इटरेशन कंप्लीट हो गया क्या, 1000 इटरेशन के लिए हमने चलाया था तो वो कंप्लीट हो गए क्या, तो हमने देखा यहाँ पे चेक किया, नहीं हुआ तो आगे जाएगा, वापस से ऊपर गया, फिर वापस से प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद चेक करेगा इज इट समथिंग 1000 इटरेशन कंप्लीटेड, नहीं हुआ, आगे चलेगा, फिर चेक करेगा मेरे लूप कंप्लीट हो गए क्या, नहीं हुए, नहीं हुए, फिर चेक करेगा, नहीं हुए, फिर चेक करेगा, नहीं हुए। अब चूंकि आपने कोई ऐसा लिमिट लगाया ही नहीं है कि भाई कितनी देर बाद रुकना है,
आपने कुछ लिमिट ही नहीं दी कि उसको 1000 इटरेशन के बाद रुकना है या 10,000 के बाद रुकना है या 15,000 के बाद रुकना है, ऐसा आपने कोई लिमिट ही नहीं दिया है। तो क्या होगा, वो चलता ही जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। मतलब वो ऐसा जो लूप जो हमेशा चलता रहे, कभी रुकेगा ही नहीं जब तक आप उसको रोकोगे नहीं, वो चलता जाएगा। तो ऐसा लूप कहलाता है इनफाइनाइट लूप। ठीक है, तो इनफाइनाइट लूप मतलब ऐसा लूप जो लगातार चले जा रहा है विदाउट इंटरप्शन। आपने कुछ इंटरप्शन दिया ही नहीं, आपने कोई लिमिट दिया ही नहीं, तो वो चले जाएगा चले जाएगा, और चलते चलते क्या करेगा, जितनी बार ये चलेगा उतनी बार आपका मेमोरी और रिसोर्सेज को कंज्यूम करेगा। अब ये चलता जाएगा तो आपका काम ही आगे नहीं बढ़ेगा, आपकी स्क्रिप्ट जो रहेगी वहीं रुक जाएगी। अगर आपकी स्क्रिप्ट वहीं रख गई तो आपको उसको इंटरप्ट करना पड़ेगा, आपको उसको रोकना पड़ेगा कहीं ना कहीं समहाउ। ठीक है, तो अगर वो रोकना रहेगा तो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ब्रेक योर कर्नल। आपका कर्नल आपको रोकना पड़ेगा। तो उसके लिए आप कैसे करते हैं, ये कर्नल पे आते हैं और कर्नल पे आने के बाद इंटरप्ट का बटन दबाते हैं। जैसे ही आप इंटरप्ट का बटन दबाएंगे तो वो जो एग्जीक्यूशन है वहीं की वहीं जैसा भी रहेगा, आधा अधूरा जो भी रहेगा वहीं की वहीं रुक जाएगा। ठीक है, करेक्ट। फॉर AS400 गाइस, जिन लोगों को AS400 पता है, आपके जो जॉब है, जॉब अगर इनफाइनाइट लूप में चले जाते हैं तो फिर हाउ यू ब्रेक द जॉब आपको पता है कि जॉब अगर इनफाइनाइटली चल रहा है तो उसको कैसे रोकना है। सेम प्रोसेस यहाँ पे शिफ्ट एस्केप 2 चलाते हो शायद आप लोग, राइट। तो शिफ्ट एस्केप 2 से आप जॉब को ब्रेक करते हो, वही यहाँ पे कर्नल के अंदर आओगे तो यहाँ पे इंटरप्ट का बटन दबाओ, रुक जाएगा वो। ठीक है, तो ये इस तरह से कर्नल का आता है काम। नाउ आफ्टर कर्नल विजेट्स वगैरह है यहाँ पे, क्या क्या आप लोगों को दिखाने हैं। हेल्प है, हेल्प में यहाँ पे आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी, अलग अलग बुक्स वगैरह मिल जाती है पाइथन की। तो पाइथन का अलग अलग मटेरियल अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, नमपाई का, साईपाई का, मैटप्लॉटलिब का, सिम्पाई का, पंडास का, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक बहुत अच्छी बात यही है ओपन सोर्स की कि बहुत सारा मटेरियल इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है लर्निंग के लिए, सीखने के लिए। तो अगर आपको भी सीखना है, लर्न करना है, इज समथिंग यू वांट, तो आप क्या करो कि इंटरनेट पे भी आपको बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये भी है फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल अवेलेबल है, यू कैन यूज इट। ओके, नाउ ये तो हमारा एक एरिया कंप्लीट हुआ। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं, मार्कडाउन एंड हेडिंग एंड ऑल, कि कभी कभी लिखते हुए जैसे आपने लिखा दिस इज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट, ऐसा करके कुछ लिखना है आपको। मतलब ये क्या होता है कि ये एक कमेंट होते हैं, जो कि कमेंट हमारे लिए काम आते हैं, और मे बी द यूजर हु इज रीडिंग द कोड, अगर कोई आपका कोड रीड करना है तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए है, हमको एक्चुअली एग्जीक्यूट नहीं करना है। जैसे यहाँ पे आपने प्रिंट लिखा है तो ये तो हमको एग्जीक्यूट करना है, ये तो एग्जीक्यूट करने के लिए है। तो अगर आपको कोड एग्जीक्यूट करना है तो नॉर्मल आप कमांड लिखोगे, तो दिस इज कॉल्ड एज कमांड, जो कि एग्जीक्यूट करने के लिए है। बट कुछ कुछ कोड रहता है जो हमको एग्जीक्यूट नहीं करना होता है, जस्ट हमको कम्युनिकेट करना होता है यूजर को, तो यूजर को बताना है कि हमको क्या करना है। सो दिस इज कॉल्ड एज कमेंट। सारे कमेंट जो पाइथन में आप लिखते हैं वो हैश के साथ लिखते हैं। हैश अगर लिख दिया तो ऑटोमेटिकली आगे जो लिखा हुआ है वो कमेंट बन जाता है, और वो आप कभी भी हैश से शुरू करोगे, आगे के जितना भी लिखा रहेगा वो कमेंट होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको नई लाइन से ही लिखना है कमेंट वगैरह, कहीं पे भी आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। करेक्ट। नाउ ये जो कमेंट्स आपने लिखे हैं, कई बार क्या होता है कि उसको हाईलाइट भी करना होता है जो देखने पे बहुत अच्छे से दिखे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और मार्कडाउन कर देना है। जैसे ही मार्कडाउन करेंगे तो ये थोड़ा बड़े वर्ड्स में अलग से दिखना शुरू हो जाता है, और वो एग्जीक्यूटेबल सेक्शन नहीं रहता, वो जो सेल रहती है वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होती है मार्कडाउन अगर आपने कर दिया तो। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं पाइथन की, जो एनाकोंडा की, आई वुड से, नॉट पाइथन की, एनाकोंडा की, जो थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाती है अपने लिए। तो ये जुपिटर नोटबुक पे हमने देखा। ना हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट किया था लास्ट टाइम पे, उसी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करने हैं, न्यूमेरिक ऑपरेटर करने हैं, जैसे 2+2 करना है तो सिंपल लिख दो यहाँ पे 2+2 4 बन जाएगा। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है 2 × 2 4 बन गया, और फिर से डिवाइड करना है तो 3 / 2। नाउ एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, जब भी आप 3 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 को 2 से डिवाइड करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आई है वो है 1.5। नाउ ये जो 1.5 है क्या है, तो ये हमारे पास एक डेसिमल वैल्यू है, फ्लोट में वैल्यू है। आपके पास जो अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन के, तो पाइथन के अलग अलग डेटा टाइप्स हमारे पास रहेंगे, विच इंक्लूड्स इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर, देन वी हैव फ्लोट स्टैंड्स फॉर डेसिमल वैल्यूज, लाइक अगर आपके पास 5.2 लिखा हुआ है या 5.8 लिखा है, मतलब कुछ भी ऐसा जो डेसिमल्स में लिखा है, तो वो कैटेगरी होती है फ्लोट की। बट अगर आपके पास ऐसा लिखा है 5, 3, 4 समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो ये जो होता है ये इंट कैटेगरी होती है, राइट।
तो हमारे पास इंट कैटेगरी भी है, फ्लोट कैटेगरी भी है, राइट। इसके बाद अगर हमारे पास बोलेंगे कि अगर कैरेक्टर टाइप का रहेगा तो कैरेक्टर के लिए हमारे पास डेटा टाइप होता है str, स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसमें आप ऐसा स्ट्रिंग टाइप का लिख सकते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद हमारे पास होता है बुलियन। बुलियन मतलब ट्रू एंड फॉल्स टाइप की चीज। दोज हु नो प्रोग्रामिंग लिटिल बिट दे नो कि क्या होता है ये ट्रू फॉल्स वगैरह। जैसे अगर हम कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू जानना चाह रहे हैं, कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि इज इट a इज इक्वल टू 5 और नॉट, हम ये जानना चाह रहे हैं कि a की वैल्यू 5 है या नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, क्या a 5 के बराबर है, क्या a की वैल्यू 5 है। या तो हम उसमें बोलेंगे यस a इज इक्वल टू 5, या हम बोलेंगे नो a इज नॉट इक्वल टू 5। तो ये जो यस और नो रहता है उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं ट्रू एंड फॉल्स से। हेलो, हाँ बोलो। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, सही इसमें डेसिमल पोजीशन कैसे मैनेज करते हैं इसके सिंटेक्स में, अगर मेरे को 4 डिजिट या 5 डिजिट का आउटपुट चाहिए? करेक्ट, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर मैं धीरे धीरे करके सब चीजें एक एक करके अनलेयर करता जाऊंगा, उसको अनबॉक्स करता जाऊंगा, है ना। तो ट्रू एंड फॉल्स अगर हमारे पास है तो हम लोग बुलियन के थ्रू ये इस तरह से करते हैं, क्लियर। तो अभी हम अगर देखें यहाँ पे, तो हमने जब यहाँ पे डिवीजन किया, सिंपल डिवीजन किया 3 डिवाइडेड बाय 2, तो सिंपल डिवीजन करने के बाद हमारे पास आउटपुट क्या आया है 1.5, हमारे पास आउटपुट आया है 1.5। दैट सेज कि पाइथन में बाय डिफॉल्ट जब आप डिवाइड करेंगे तो बाय डिफॉल्ट डिवाइड करने के बाद जो आउटपुट आता है वो हमारे पास फ्लोट टाइप का आता है, डेसिमल प्लेसेस में आता है, ठीक है। फ्लोट टाइप का आता है, डेसिमल प्लेसेस में आता है। अब ये जो डेसिमल प्लेसेस में आने वाला हमारे पास आउटपुट है उसको हमने क्या कर दिया, हमें हमेशा डेसिमल प्लेसेस में या इस तरह का फ्लोट टाइप का आउटपुट नहीं चाहिए। अगर आपको फ्लोट टाइप का आउटपुट नहीं चाहिए बाय डिफॉल्ट, तो देन व्हाट यू डू, देयर इज अ टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज टाइप कास्टिंग। आप जानते हैं टाइप कास्टिंग क्या होता है, दोज हु डू C++ प्रोग्रामिंग और एनी अदर टाइप ऑफ थिंग। सो टाइप कास्टिंग क्या होता है, टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास एक आउटपुट आ रहा है विच इज ऑफ सम अदर टाइप, लाइक अभी हमने क्या करा 3 डिवाइडेड बाय 2, अब 3 डिवाइडेड बाय 2 का आउटपुट हमारे पास आ रहा है 1.5 विच इज अ फ्लोट टाइप, ये फ्लोट टाइप का है। तो ये जो फ्लोट टाइप का आउटपुट आया है, इस फ्लोट टाइप के आउटपुट में आउटपुट हमको फ्लोट नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए इंटीजर टाइप का। दैट मीन्स अगर आपको डेटा टाइप चेंज करना है, अगर आपको डेटा टाइप चेंज करना है, सो यू डू इट बाय टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग चेंजेस द डेटा टाइप। तो आपने ये फ्लोट आउटपुट आपके पास आया था उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, यू कैन डू इट बाय यूजिंग, जस्ट आपको क्या करना है यहाँ पे कि अभी ये जो आउटपुट आपके पास आना है फ्लोट टाइप का आना है, बट आपने बोल दिया सिस्टम को कि नहीं जो भी आउटपुट है हमको फ्लोट टाइप का नहीं चाहिए, हमको इंटीजर टाइप का चाहिए। तो यू जस्ट राइट int इन फ्रंट ऑफ इट। जैसे ही अपना int लिखा आगे तो ऑटोमेटिकली जो आउटपुट आया वो तो फ्लोट टाइप का आने वाला था, बट फ्लोट टाइप का आने से पहले ही आपने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेट मी अगेन एक्सप्लेन यू। तो जैसे आपने लिखा 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, आउटपुट है 1.5। नाउ किस तरह का ये आउटपुट है या किस डेटा टाइप का है ये आपको पता करना है, इसका डेटा टाइप पता करना है कि इसका डेटा टाइप क्या है। तो डेटा टाइप पता करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है पाइथन में विच इज कॉल्ड एज टाइप। देखो जैसे ही मैंने फंक्शन लिखा ये ग्रीन कन्वर्ट हो गया, मतलब ये प्री डिफाइंड फंक्शन। नाउ जैसे ही आपने टाइप लिखा तो आपके पास क्या आया, फ्लोट। इसका मतलब क्या है कि जो भी आउटपुट हमारे पास आया है वो फ्लोट टाइप का आया है। फ्लोट मतलब डेसिमल्स में वैल्यू आई है, 1.5 आई है। अब अगर आपको ये फ्लोट टाइप का नहीं चाहिए, अगर ये आउटपुट आपको फ्लोट टाइप का नहीं चाहिए, आपको इंटीजर टाइप का चाहिए या आपको कैरेक्टर टाइप का चाहिए, तो व्हाट यू कैन डू इज जो भी आपके पास आउटपुट आया है, दिस इज द आउटपुट, उस आउटपुट के बाहर आपको जो भी टाइप चाहिए वो टाइप लिख दो। तो अगर आपने यहाँ पे इंट लिख दिया तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। अगर आपको देखना है कि इसका टाइप क्या है तो ये सिर्फ लिखो टाइप, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का है, इंटीजर टाइप का कन्वर्ट हो गया। था फ्लोट, कन्वर्ट कर दिया हमने इंटीजर। किसी भी डेटा टाइप का या किसी भी रिजल्ट का आउटपुट कन्वर्ट करना, चेंज करना, किसी भी रिजल्ट का डेटा टाइप चेंज करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज टाइप कास्टिंग। सो टाइप कास्टिंग मतलब आपने क्या कर दिया, इंटीजर फ्लोट टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, राइट। इसी तरह से अगर आपको इसको कैरेक्टर में चेंज करना है, यू कैन चेंज इट टू कैरेक्टर एज वेल, राइट। कैसे करेंगे, सिंपल वही सेम प्रोसेस, 3 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे लिख दो कैर एज इन स्ट्रिंग,
राइट। तो यहाँ पे str लिखना पड़ेगा आपको। देखो ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, और ये देखो अभी दोनों में कुछ फर्क दिख रहा है। ये जो है विदाउट कोट आया है और ये कोट्स के साथ आया है। मतलब क्या हो गया, कोट्स के साथ जो चीज है वो स्ट्रिंग होती है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये स्ट्रिंग में रियली कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, जस्ट लिखो टाइप आगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज टाइप कास्टिंग, ये आप कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़े। यस सर। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ अगला हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन है, इसलिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हम लोग इस पर टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं। अगर आपको 2 - 2 करना है, सिंपल माइनस साइन से हो जाता है। अगर आपको 5 + 6 करना है तो 5 + 6 क्या है, एडिशन हो गया। नाउ इसके बाद अगर ऐसा कुछ करना है कि 5 + 6 आपके पास 11 आया है, बट 11 आप क्या कर रहे हैं, जैसे ही रिजल्ट आया उस रिजल्ट को आप लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं स्क्रीन पे। तो जैसे रिजल्ट आया आप स्क्रीन पे रिजल्ट शो कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं चाहिए। आपको रिजल्ट स्क्रीन पे शो नहीं करना है, रादर देन उसके ऊपर कुछ और ऑपरेशन करने की, भाई इस पूरी चीज का जो आउटपुट आता है, मतलब 5 + 6 जो आता है, उसको हम लोग एक नई चीज के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो वैसा करना अगर है आपको, तो इसको आप एक वेरिएबल में स्टोर कर दो। तो 5 + 6 जो भी आपके पास आया रिजल्ट, अभी वो स्क्रीन पे शो नहीं होगा, अभी वो इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। ये देखो, तो ए में स्टोर हो गया। और फिर उसके बाद आप क्या करो कि ए को प्रिंट करवा दो। तो ए के अंदर वैल्यू आ गई 11। तो ये जो कहलाता है, ये कहलाता है असाइनमेंट ऑफ अ वैल्यू। तो वैल्यू आपने असाइन कर दी विच इज 11, ठीक है। नाउ इसी तरह से आपने एक और असाइनमेंट कर दिया बी, विच इज 2 × 3, ऐसा करके कुछ। तो भी रन करोगे, आपके पास बी भी आ गया। अब आपने यहाँ पे ए तो देखा था, बी को देखना है, बी कैसा है, यहाँ पे बी भी लिख सकते हो। तो ए जो हमारे पास 11 है, बी हमारे पास 6 है। अब अगर मान लो आपको a + b करना है, तो जस्ट यू हैव टू डू a + b। तो ये वेरिएबल एडिशन हो गया, दैट मीन्स 11 + 6 = 70। तो ये जो हमारे पास एडिशन हो गया, दैट इज ऑन द वेरिएबल पोर्शन, वेरिएबल्स का एडिशन हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, करेक्ट। तो सर यहाँ पे प्रिंट का हमें प्रिंट देने की जरूरत नहीं पड़ती इस केस में ना, कुछ भी वेरिएबल एडिशन करना है या कुछ भी करना है तो नहीं प्रिंट लगेगा। प्रिंट कैसे लगेगा मैं बताता हूँ। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि आपने ए और बी कर दिया। चलो आपको यहाँ पे देखना है कि ए में क्या स्टोर्ड है, तो आप लिखोगे ए, ऑटोमेटिकली ए में जो भी वैल्यू स्टोर्ड होगी वो दिख जाएगी आपको, ठीक है। ये तो एक सिंपल सा केस था। अगर आपको बी की वैल्यू देखनी है तो बी देखो, वैल्यू दिख जाएगी। ये भी बहुत सिंपल है। तो बोले जब डायरेक्ट ही हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं वेरिएबल का नाम, तो प्रिंट लिखने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत है कब, जब मान लो आपको दोनों की वैल्यू देखनी है कि ए की वैल्यू क्या है और बी की क्या है। तो जब आप ऐसा लिखते हो, तो ऐसा लिखने के बाद आप देखो तो आपके पास सिर्फ एक ही आउटपुट प्रिंट हुआ है, विच इज द वैल्यू ऑफ बी। मतलब बाय डिफॉल्ट क्या करता है जुपिटर कि जो भी जो लास्ट में लिखा रहता है ना वेरिएबल, उसकी वैल्यू को प्रिंट करता है। बट अगर आपको सभी वैल्यूज प्रिंट करवानी है तो देन यू हैव टू यूज प्रिंट फंक्शन हियर। प्रिंट ए एंड देन अगर आपने ऐसा लिखा तो आपके पास दोनों वैल्यूज आएंगी, ठीक है। क्लियर? यस। नाउ प्रिंट में एक और मजेदार चीज है, जैसे आपने प्रिंट लिखा, वो आपने 2 बार क्यों लिखा प्रिंट? 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो दोनों एक साथ प्रिंट हो जाएगा। a, b लिखा मतलब प्रिंट करो a को भी, b को भी, देन आपके पास अगर कोई c, d, f जो भी आपके पास है वो सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं। नाउ ये जो चीज़ है, ये थोड़ा सा एक ओल्ड स्कूल हमारे पास तरीका होता था, जिसमें हम लोग क्या करते थे कि C++ अगर रहेगा और या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेगी, तो उसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। ये हमारे पास कहलाता था वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता था कि हम लोग सिस्टम को पहले से बताते थे कि हे सिस्टम, हम लोग आगे जाके कुछ तो भी ऐसा काम करने वाले हैं जिसमें हमको एक वेरिएबल की जरूरत लगेगी जिसका नाम हम लोग ले रहे हैं ए। तो ए नाम का कोई वेरिएबल है जो हम लोग आगे जाके यूज करने वाले हैं या बनाने वाले हैं। ये कहलाता था वेरिएबल डिक्लेरेशन, और वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगता था पहले,
कंपाइलेबल जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी उसमें हमको लगता ही था कि वेरिएबल पहले डिक्लेयर करना है देन उसको यूज करना है, बट पाइथन में इस सब की जरूरत नहीं होती। पाइथन हमारा बहुत समझदार है, वो क्या करता है, वो रन टाइम पे समझ जाता है कि भाई ये 5 + 6 तुमने किया है तो 5 + 6 है, 5 भी नंबर है 6 भी नंबर है, जब दो नंबर को ऐड करोगे तो वापस से एक नया नंबर ही तुमको मिलने वाला है। जब दो नंबर को ऐड करोगे नया नंबर मिलने वाला है तो उसको पहले ही समझ आ जाएगा कि जो भी हमारे पास एक वेरिएबल बनेगा वो इंटीजर टाइप का बनेगा। तो आपने डायरेक्ट ए यूज कर लिया है और ए का जो डेटा टाइप रहेगा विच इज इंटीजर ये ऑटोमेटिकली खुद ही दे देता है। जैसे ये कि आपने एंड देन चेक द टाइप ऑफ ए, देखो इंटीजर है। अब यहाँ पे आपको कुछ अजीब सा लगा, यहाँ पे कुछ अजीब सा लगा, कुछ डिफरेंट लगा पहले से। Anyone have observed anything new? चलो थोड़ा सा हिंट देता हूँ। हिंट दिख रहा है उसमें। हाँ हिंट दिख रहा है तो ठीक है ना, हिंट तो अच्छी चीज है। कुछ नई चीज इसमें दिखी आपको? चलो मैं एक और चीज दिखाता हूँ, ठीक है। अभी क्या है समझे आप? आपने कुछ नहीं किया। पाइथन कितना समझदार है, समझ गए कि जब भी आपको पता है पाइथन को कि दो इंटीजर को जोड़ोगे तो आउटपुट भी एक इंटीजर मिलने वाला है, और दो नंबर्स को डिवाइड करोगे तो देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट द डिवीजन ऑफ द टू नंबर इज अ फ्लोट नंबर। जब भी दो नंबर को डिवाइड करोगे तो आपके पास फ्लोट आने वाला है। ये उसको समझ में आ गया पहले से। अब देखना, अभी समझे पाइथन कितना समझदार है, ऑटोमेटिकली रन टाइम पे कन्वर्ट कर रहा है वो डेटा टाइप को। अभी आपने एक इंटीजर को एक डेसिमल के साथ जोड़ा तो आउटपुट भी डेसिमल मिलेगा, ये पाइथन ने पहले ही समझ लिया। तो उसने जो वेरिएबल बनाया उसको ऑटोमेटिकली फ्लोट टाइप का बना दिया। बट अगर दो इंटीजर को जोड़ोगे आउटपुट भी इंटीजर आएगा, ये भी उसको समझता है। मतलब आप सोचो कि कितना वेल थॉट प्रोग्रामिंग है यहाँ पे, कि बहुत सारी चीजें उन्होंने पहले ही डाल रखी है, आपको कुछ करना नहीं है, मतलब यूजर को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही समझदार है कि क्या करना है। वन क्वेश्चन, ये इसमें बिग INT जैसा भी कोई डाटा टाइप होता है क्या? बिकॉज अगर जैसे इंटीजर की लिमिट से बाहर कोई चीज जा रही है तो बिग INT ऐसा भी कुछ डाटा टाइप होता है क्या? मिल जाएंगे, इसमें सभी डेटा टाइप्स होते हैं। अच्छा, तो उस टाइम पे फिर अगर केस बिग INT का है तो क्या पाइथन इतना इंटेलिजेंट भी है कि वो उसको बिग INT असाइन करेगा? अगर रिजल्ट इतना ज्यादा जाता है तो उसको कन्वर्ट कर देता है वैसा वो। ओके ठीक, थैंक यू। बट ये आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई ही गई है, या फिर जो अपडेट्स करे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो अपडेट्स ही करे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। सो इट हैज लॉट ऑफ इंटेलिजेंस इन इटसेल्फ, राइट। तो ये हमारे पास पहले से है इसके पास। अब बाकी तो खैर सिंपल ऑपरेशन से, लेट मी डिलीट इट, काम का नहीं है। नाउ ये हमने देख लिया कि जब दो नंबर को जोड़ोगे और असाइन करोगे तो ये हमारे पास वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। नाउ देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट ऑपरेशन एंड ऑपरेटर एंड कंपैरिजन ऑपरेटर। तो क्या होता है ये, जैसे एक होता है हमारे पास ऑपरेटर ये वाला, और दूसरा हमारे पास होता है डबल इक्वल टू। सो एक हमारे पास है इक्वल टू, दूसरा हमारे पास है डबल इक्वल टू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? तो इक्वल टू का मतलब तो क्या हो गया, आपने देखा अभी कि अगर आपने कर दिया 2 + 3, so whatever be the output of this operation is going to be assigned into this variable that is called as equal to operation, ठीक है। तो इक्वल टू मतलब क्या करेगा, इक्वल टू मतलब इसका जो भी ऑपरेटर का आउटपुट होता है वो इसमें असाइन कर देगा। नाउ डबल इक्वल टू क्या होता है, तो जैसे अभी हमारे पास वैल्यू देते हैं ए की, प्रिंट वैल्यू ऑफ ए, तो ए का वैल्यू हमारे पास कितना है 5 है, ठीक है। अब डबल इक्वल टू क्या होता है, तो डबल इक्वल टू इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर एंड दिस इज कॉल्ड एज कंपैरिजन ऑपरेटर। तो आपको अगर कंपेयर करना है कि वैल्यू ऑफ ए हमको चेक करना है, इज द वैल्यू ऑफ ए इज 7, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ए की वैल्यू क्या 7 है, तो ये बोलेगा फॉल्स, नहीं ए की वैल्यू 7 नहीं है, ए की वैल्यू 5 है। हम ये चेक करना चाह रहे हैं क्या ए की वैल्यू 5 है, तो ये देगा ट्रू, यस हाँ ए की वैल्यू 5 है। तो अगर आपको कंपेयर करना है कि क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हैं, तो आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब डबल इक्वल टू होता है, 2 बार इक्वल टू लगाना पड़ता है। और अगर आपको ये चेक करना है, अगर आपको असाइन करना है वैल्यू, तो यू यूज सिंगल इक्वल टू, ठीक है।
नाउ ये होने के बाद अगला हमारे पास जो चीज रहेगी विच इज होगी बोडोमास रूल। तो बोडोमास रूल भी लगता है इसके अंदर, जितने भी हमारे पास प्लस माइनस, तो सबसे पहले ब्रैकेट होगा, फिर उसके बाद डिवीजन होगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर उसके बाद सब्सट्रैक्शन होगा, फिर एडिशन होगा। तो वो जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी स्टिल यहाँ पे भी इंटैक्ट है, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स वाली जो प्रायोरिटी होती है ऑपरेशंस की वो यहाँ पे भी चलती है, यहाँ पे भी वर्क करती है। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट थिंग, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद सम प्ले विद सम वेरिएबल। थोड़ा थोड़ा वेरिएबल्स के साथ हम लोग प्ले करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड देन आफ्टर हैविंग दिस डन वी आर गोइंग टू डेवलप सम प्रोजेक्ट ऑन पाइथन। तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा रेडी रहना है गाइस, क्योंकि इस वीक के बीच में या मे बी वीकेंड पे हम लोग क्या करेंगे, एक सेमिनार रखने वाले हैं। सेमिनार एज इन कि अब आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा वॉक थ्रू करवाना है सब लोगों को, आपकी बैच को। गलत लग रहा था। सॉरी दीपक। सर हाँ, तो अब वी हैव टू बी प्रिपेयर कि एक टाइम आ गया है जहाँ पे हम लोग एक मिनी प्रोजेक्ट करेंगे पाइथन के ऊपर, ठीक है। तो वो पाइथन पे मिनी प्रोजेक्ट करने के बाद और साथ ही साथ थोड़ा सा वॉक थ्रू करवाना है अलग अलग कंसेप्ट्स का। तो इट इज गोइंग टू बी टाइम ऑफ सेमिनार, राइट। तो वो सेमिनार वाला टाइम रहने वाला है। वी आर गोइंग टू पिक अप 2 or 3 पीपल एंड दे हैव टू प्रेजेंट अबाउट द वेरिएबल्स टू द बैच, रिवर्स प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में, और हम लोग उसको सेमिनार बोलते हैं। तो रिवर्स प्रेजेंटेशन की आप लोगों ने कुछ सीखा है पाइथन पे आज, अभी और आगे बढ़ने वाला हूँ मैं, अगले 1 घंटे में काफी सारी चीजें बताने वाला हूँ। एंड देन यू हैव टू पिक अप अ टॉपिक एंड एक्सप्लेन इट टू द बैच, ठीक है। तो वो एक्टिविटी होगी, probably we are going to keep it I will tell you the time if you guys are interested to join that, या मतलब नॉर्मली हम लोग ये कोशिश करेंगे कि वीकडेज में रख पाएँ या वीकेंड पे रखें, कभी भी जिस पे सब लोग मैक्सिमम अवेलेबिलिटी रहें। तो दैट इज समथिंग वी हैव टू डिसाइड, बट आप लोगों को टाइम कन्वे करूंगा और टॉपिक्स कन्वे करूंगा, एंड देन यू हैव टू पिक अप अ टॉपिक एंड एक्सप्लेन इट, राइट। तो be ready for that, but before that I wanted you to have a hands on or practice of this। तो थोड़ा प्रैक्टिस आप लोग करना। आज का आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा। एनाकोंडा इंस्टॉल करो, थोड़ा प्ले करो, इसके साथ प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा लर्न करो, ऑटोमेटिकली चीज़ें आएंगी। एंड एट द सेम टाइम अगर आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती है सॉल्व करने में, कुछ चीज़ें एड्रेस करने में, सो यू कैन काइंड ऑफ आस्क द थिंग्स ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। बलजीत जी हमारे साथ रहेंगे, तो उनसे आप बोल सकते हैं ही विल अरेंज सम सपोर्ट सेशंस फ्रॉम मिस्टर निशांत, राइट। तो वो आप लोगों की हेल्प करेंगे इसके अंदर। ऑलराइट, तो लेट्स प्ले विद सम वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के साथ हम लोग प्ले करते हैं ना। नाउ कुछ कैसे करेंगे, सो सबसे पहले आपने एक वेरिएबल लिया x, दूसरा लिया y, और दोनों को प्रिंट किया। सिंपल, x हमारे पास इंटीजर टाइप का था, y हमारे पास कैरेक्टर टाइप का था या स्ट्रिंग टाइप का था। चेक करना है, आप ऐसे चेक कर सकते हैं, आपको पता है, मैंने बता दिया ऑलरेडी, राइट। नाउ उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और टाइप कास्टिंग भी हो गई है। हाँ, अभी प्रिंटिंग का तरीका क्या होता है ये भी हमने बता दिया कि कैसे एक साथ 2-3 वेरिएबल प्रिंट कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपको 2 वेरिएबल एक साथ प्रिंट करने हैं, लाइक वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y टुगेदर यू हैव टू प्रिंट, तो आप प्रिंट कर सकते हैं, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे आप कर सकते हैं। x की वैल्यू हमारे पास 15 थी, y की वैल्यू विजय थी। ना उसके बाद अगर आपको कुछ ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे, तो अगर हम लोगों को प्रिंट करना है, अगर किसी कैरेक्टर के साथ प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे, लाइक वैल्यू ऑफ x इज, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो वो जो वैल्यू है वो हम लोगों को प्रिंट करना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। मतलब अगर एक साइड आपको लिखना है थोड़ा सा वर्ड एंड एक साइड आपको लिखना है x, तो ये ऐसे हो सकता है, वैल्यू ऑफ x इज 50, ठीक है। पर वो थोड़ा सा और तरीका होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर अपने को स्ट्रिंग टुकड़े टुकड़े में देनी पड़ेगी, तो उसका भी एक सॉल्यूशन हमारे पास होता है। उसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास होता है फॉर्मेट कीवर्ड, फॉर्मेट। तो फॉर्मेट कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ, तो काफी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। कहाँ पर है, फॉर्मेट का यूज करवाता हूँ मैं आपको, तो काफी आसान हो जाएगी चीजें आपके लिए। ओके, लेट मी शो यू फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसे यूज होता है, तो फॉर्मेट के लिए आपको करली ब्रेसेस का यूज करके उसको शो करना पड़ता है। मेरे पास एक रेडी एग्जांपल है, अच्छा नहीं तो मुझे टाइप बहुत करना पड़ेगा। Just give me a second.
मेरा फॉर्मेट। तो फॉर्मेट हम लोग कैसे यूज करते हैं? तो फॉर्मेट यूज करने का तरीका क्या है? जैसे आपके पास ये लिखा है कि एज आपने लिखा 40 और सैलरी लिखा 25,000, ठीक है। तो अब आपको एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है और वो स्टेटमेंट जो प्रिंट होगा उसके अंदर क्या होना है? तो उसके अंदर आपको ये लिखना है कि हाय देयर, दिस इज विजय, this is Vijay and my age is and then what is the age? तो वो जो एज है वो आपके पास किसी वेरिएबल के थ्रू आ रही है, वो एज फिक्स नहीं है। तो जो वो एज फिक्स नहीं है किसी वेरिएबल के थ्रू आने वाली, तो उसकी जगह हम लोग लगा देते हैं कर्ली ब्रेसेस। सो माई एज इज these many years एंड सैलरी इज अगेन जो हमको नहीं पता, तो हम लोग इस तरह से लिख देते हैं। तो ऐसा जो होता है मतलब स्टैंडर्ड टेम्पलेट जिसको बनाना बोलते हैं, तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट बनाना है कि भाई हमारे पास एक जो रहेगा, एक बंदा है उसका नाम है विजय, दूसरे बंदे का नाम अजय हो सकता है, तीसरे का कुछ अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पे भी माय नेम इज लेट्स से कुछ और, ठीक है। तो माय नेम इज समथिंग समथिंग, ठीक है। फिर उसके बाद माय एज इज समथिंग समथिंग एंड सैलरी इज समथिंग समथिंग। तो ये एक आपने स्टैंडर्ड टेम्पलेट बना दिया है। नाउ इस टेम्पलेट को आपको प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट कैसे करवाएंगे? यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, वेरिएबल्स के नाम देने की। जो वेरिएबल्स आएंगे, लाइक नेम इज अ वेरिएबल, सो नेम वेरिएबल फर्स्ट आपने लिख दिया विजय, ठीक है। सो माय नेम इज हाय देयर, दिस इज विजय एंड माय एज इज हाउ मेनी इयर्स, 40 इयर्स एंड सैलरी इज 25K, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये आपको प्रिंट करवाना है। तो कैसे प्रिंट करवा सकते हैं? तो प्रिंट करवाने के लिए txt, दैट इज टेक्स्ट, जो भी आपको प्रिंट करवाना है, यानी यहाँ से जो आपने जो टेम्पलेट थी वो ली है, एंड देन डॉट एंड देन फॉर्मेट इज द फंक्शन दैट यू हैव टू यूज। और इस फॉर्मेट में फिर यहाँ पे आपको वेरिएबल्स देने हैं इन द सेम सीक्वेंस इन विच दे हैव टू अपीयर। तो पहले हमारे पास सीक्वेंस में नेम आना चाहिए, फिर उसके बाद एज आना चाहिए, फिर सैलरी आना चाहिए। जैसे ही आप ये करोगे और रन करोगे तो आप ये देख सकते हो, हाय देयर, दिस इज विजय एंड माय एज इज 40 ईयर एंड सैलरी इज दिस, ठीक है। अभी इसी को अगर आप लोग और थोड़ा सा कन्वर्ट कर करके देखना चाह रहे हो तो इसको कंट्रोल करो एक्स एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दिया आपने। विजय की जगह अगर आप यहाँ पे अजय लिखना चाह रहे हैं तो अजय भी आ जाएगा। ये आपने रन किया एंड देन इफ यू आर गोइंग टू चेंज, तो ये पूरा ऐसा बन गया। तो आपको चेंजेस सिर्फ यहाँ पे करने हैं, ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड देयर, एज इज 33 इयर्स, राइट। इंटरेस्टिंग, राइट। तो अभी इसके अंदर एक और चीज आती है, ये क्या दिखा आपको? समझे ये मैंने क्या किया? इनपुट करके एक मैंने एक चीज ली है। इनपुट क्या होता है? तो इनपुट मतलब एक फंक्शन होता है जो कि यूजर से इनपुट लेता है, राइट। यूजर से इनपुट लेना है, करेक्ट। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि एक तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रोग्राम से इनपुट दे रहे हैं, बट प्रोग्राम में हर बार आप इनपुट देना या उसको चेंज करना, दैट इज समथिंग नॉट पॉसिबल। हर बार आप प्रोग्राम के थ्रू इनपुट देंगे और उसके अंदर चेंजेस करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है, कैसा इनपुट लेना है? तो हम बोलेंगे प्लीज एंटर योर नेम। अगर हम लोग यूजर से पूछ रहे हैं सो वो हम बोलेंगे प्लीज एंटर योर नेम, ऐसा हमने बोला। तो वो बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनपुट फंक्शन के साथ उसको यूज करना पड़ेगा। सो इनपुट प्लीज एंटर योर नेम, जैसे आपने बोला तो ये बोल देगा प्लीज एंटर योर नेम, और यहाँ पे एंटर के लिए आपको जगह दे देगा। तो आपने नेम डाला सौरभ, जैसे आपने डाला तो ऑटोमेटिकली आउटपुट भी दे रहा है, ठीक है। अब ये जो आउटपुट दे रहा है हमको प्रिंट तो करवाना नहीं है, ये तो हमको कहीं पे सेव करके रखना है, ठीक है। तो सेव करने के लिए मैंने क्या कर दिया, लेट्स से नेम इज द वेरिएबल इन विच इट इज गोइंग टू गेट सेव्ड। मतलब जो भी इनपुट फंक्शन है, ये इनपुट फंक्शन, इसका जो भी आउटपुट आएगा उस आउटपुट को हम लोग नेम में सेव कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो कमाल, प्लीज एंटर योर नेम सौरभ, ठीक है। ये आपने किया। अब यहाँ पे रन करके देखो क्या हो गया। हाय देयर, माय नेम इज सौरभ, माय एज इज 33 एंड सैलरी इज 25K। चलो इसकी जरूरत खत्म हो गई, इससे करने की जगह में
ऐसे कर देता हूँ कि इसकी जरूरत खत्म हो गई। ठीक है, अभी अब अगला काम हम लोग क्या करेंगे, अगला काम एक काम करते हैं, सेम चीज डालते हैं और अब बोलेंगे प्लीज एंटर योर व्हाट एज, ठीक है, एंड देन स्टोर इट इन द वेरिएबल कॉल्ड एज एंड नाउ रन इट। तो पहले आप रन करोगे, इसके अंदर नाम आपने लिखा, फिर उसके बाद एज लिखा, दोनों से हो गए। डायरेक्ट ये रन करो यहाँ पे, हाय देयर दिस इज सौरभ, एज इज 38 ईयर, वेरी नाइस। चलो इसकी जरूरत भी खत्म हो गई। नाउ सैलरी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर जैसे अभी जब हमने कमेंट नहीं किया था, सो एट दैट टाइम मतलब ओवरराइड नहीं हो रहे थे क्या सर, मतलब वेरिएबल्स नीचे से, लाइक वी आर टेकिंग द इनपुट एंड देन वी आर अगेन गिविंग द वैल्यू? नहीं तो सी But still अगर it's- अगर नहीं रुको, आपने शायद थोड़ा सा एक चीज मिस करी है कि जब मैं ये कर रहा था तो मैं सिर्फ यही वाली सेल रन कर रहा हूँ और उसके बाद सीधे ये रन कर रहा हूँ, मैंने ये रन ही नहीं करी है बीच में, इसलिए ओवरराइड नहीं हुए। आप देखो ना सीक्वेंस से पता चलता है, सीक्वेंस इज 52 और यहाँ पे 46 एंड देन 52। ये पाइथन बहुत स्मार्ट है, हर चीज आपको बताता जाता है कि आपने ये रन किया है उसके बाद सीधे ये रन किया है, ये नंबर ही इंक्रीज नहीं हुआ। तो जैसे जैसे जब भी आप इसको रन करोगे ना, इसका नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, 46 की जगह ये 54 हो जाएगा नेक्स्ट रन। ओके सर, है ना? यस सर। सो प्लीज एंटर योर सैलरी। तो अब ये पूरा की पूरा पैकेज मांगेगा। तो नेम इज मिस्टर जॉन, एज इज 56 ईयर्स, सैलरी इज 85K। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद सीधे इसको रन कर दो। सो हाय देयर दिस इज जॉन, माय एज इज 56 ईयर एंड सैलरी इज 85K। सिंपल। तो ये क्या होता है, एक इंटरेक्टिव सिस्टम आपने बना लिया पूरा की पूरा। अब ये जो इंटरेक्टिव सिस्टम बनाया, ऑफ कोर्स इसको और ज़्यादा रिफाइन करना है। रिफाइन कैसे करना है कि जो इनपुट आए हैं उसके ऊपर आपको वैलिडेशंस लगाने हैं अलग अलग टाइप के, एंड देन उसको पर्टिकुलर वेरिएबल में असाइन करना है। क्योंकि नेम में आदमी अगर मान लो नेम पूछा और नेम के पीछे अगर उसने कुछ ऐसा डाल दिया तो वो सब चीज़ें चेक करनी पड़ेगी ना आपको, तो वो वैलिडेशन आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, टू हैव अ कंप्लीट सिस्टम। ये सब किया अभी, और ये देखो तो ये क्या कर रहा है, ये जो भी चीज आप इनपुट कर रहे हो यहाँ से उन सबको पहले कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता है, ये कैरेक्टर में ही कन्वर्ट कर देता है सबको, डायरेक्टली फिर शो करता है। दैट इज द लिमिटेशन। तो फिर आपको उसके साथ थोड़ा प्ले करना पड़ेगा, वैलिडेशन लगाने पड़ेंगे। अगर आप किसी से ईमेल आईडी पूछ रहे हो, सो यू हैव टू एंश्योर कि सामने वाला जो ईमेल आईडी डाल रहा है उसमें एक @ हो, एक डॉट हो, एक डोमेन वगैरह रहे साथ में। तो ये चीजें आपको वैलिडेशंस लगाने पड़ेंगे, बट यू कैन काइंड ऑफ डिफाइन अ सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज इंटरेक्टिव सिस्टम। तो आप इंटरेक्टिव सिस्टम बना सकते हो। ठीक है, तो दैट इज समथिंग नेक्स्ट वर्क दैट यू हैव टू डू। आप अपने अपने वैलिडेशन इसके अंदर लगाते जाओ और इसको ग्रूम करते जाओ। ठीक है, सो अगेन ये एक और डेमोन्स्ट्रेशन है उसका, जिसमें हम लोग नाम जो है, नेम इज राम, एज इज 23, कंपनी इज XYZ कॉर्पोरेशन, देन इंट्रोडक्शन इज माय नेम इज राम, आई एम 23 ईयर ओल्ड एंड माय कंपनी इज XYZ कॉर्पोरेशन। तो ये यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज हो गई। अब उसके बाद लेट्स गो बैक टू वेयर वी वर। हम लोग क्या कर रहे थे, करेक्ट, सो वी वर वर्किंग विद द स्ट्रिंग। ये हम लोगों ने प्रिंट करना देखा था। अब प्रिंट करना देखने के बाद आगे बढ़ते हैं। अगर प्रिंटिंग में आपको मल्टीपल वैल्यूज एक साथ प्रिंट करवानी है तो वो भी आप लोग करवा सकते हैं, लाइक दिस एज वेल, है ना। अगर आपको मल्टीपल लिस्ट्स एक साथ प्रिंट करवानी है, मतलब क्या हुआ, आपने पहले ये करा, फिर उसके बाद ये करा, फिर उसके बाद ये कैरेक्टर करा, तो वो भी एक क्वाइट पॉसिबल थिंग है। जस्ट आपको गिव इट इन अ सीक्वेंस। z इज नॉट डिफाइंड। वाई z इज नॉट डिफाइंड? ओके, तो z हम लोगों ने डिफाइन किया ही नहीं है, z को बनाना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने रन नहीं करी बीच की सेल, तो कहाँ पे z था, ये। ओके, एंड देन उसके बाद रन करो, ये रन होगा। So the value of x is this, value of y is something. Okay, यहाँ पे हमको करेक्ट करना पड़ेगा y and then z। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग मल्टीपल प्रिंटिंग एक साथ कर सकते हैं। बहुत सिंपल ऑपरेशंस में आप लोगों को बता रहा हूँ, बट माइंड भी कि ये धीरे धीरे करके एडवांस होते जा रहे हैं। आपको समझ भी नहीं आ रहा है, बट आप धीरे धीरे करके अच्छे लेवल पे इसको ब्रिंग करते जा रहे हैं। ठीक है, नाउ सिमिलरली टाइप कन्वर्शन भी मैंने बता दिया, टाइप कास्टिंग भी बता दिया, लिस्ट।
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज लिस्ट। लिस्ट क्या होती है? तो लिस्ट क्या होती है? लिस्ट एक टाइप का अरे होता है। इट्स अ टाइप ऑफ अरे। एग्जैक्टली अरे तो नहीं बोलेंगे, बट वन डायमेंशनल अरे होता है। वन डायमेंशनल अरे भी बोलना इसके लिए सही नहीं होगा, बिकॉज देयर इज अ इनहेरेंट डिफरेंस बिटवीन अरे एंड द लिस्ट। ठीक है, तो अरे नहीं है, बट अरे जैसी चीज है आई वुड से, बिकॉज आप लोग अरे से थोड़ा कंफर्टेबल है इसलिए वर्ड मैंने अरे यूज किया है, बट ये अरे नहीं होता है। अरे जैसा कुछ होता है, मतलब अभी तक तो क्या होता था कि आपने एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करी। ठीक है, ये वैल्यू आपने स्टोर करी। फिर बी लिया, उसके अंदर कुछ और स्टोर करा। सी लिया, उसके अंदर कुछ और अलग स्टोर किया। ठीक है, तो ये सब चीजें आपने स्टोर करके रखी ए, बी और सी में। बट कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको बार बार वेरिएबल क्यों क्रिएट करना है हर चीज के लिए? हर चीज के लिए आपको बार बार वेरिएबल क्यों क्रिएट करना है? नहीं करना हमको, तो क्या करें? तो फिर हमारे पास कुछ तो ऐसी चीज होना चाहिए जो सारे वेरिएबल एट वन गो होल्ड करना चाहिए। तो वो जो चीज होती है उसी को ही हम लोग बोलते हैं लिस्ट। तो लिस्ट क्या होता है? लिस्ट एक कंस्ट्रक्ट होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स की वैल्यू एक साथ जा सकती है, या जिसमें बहुत सारी चीजें एक साथ जा सकती है। मतलब आपने एक लिस्ट बनाया, उसमें आपने नाम भी लिख दिया, उसमें एज भी लिख दिया, और उसमें सैलरी भी लिख दिया। तो ये जो चीज बनेगी दैट इज कॉल्ड एज लिस्ट। तो लिस्ट मतलब क्या हो गया? लिस्ट मतलब एक ऐसी चीज हो गई जिसमें बहुत सारी वैल्यू एट वन गो स्टोर हो सकती है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? राइट। अभी इसके अंदर एक और चीज अगर आप देखें, तो ये जो लिस्ट है, लिस्ट के जो एलिमेंट रहते हैं ये सिक्वेंशियली ऑर्डर्ड होते हैं। मतलब अगर इसमें से किसी एलिमेंट को आपको फेच करना है, तो वो उसकी करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस के थ्रू होता है। जैसे ये सीक्वेंस नंबर हमारे पास होता है 0, ये होता है हमारे पास 1, और ये हमारे पास होता है 2। मतलब ये 0 से शुरू होता है, एंड देन इट कीप ऑन गोइंग। तो 0 1 2 3 4 वॉट एवर इट इज, ऐसा चलता जाता है। ठीक है, क्लियर है लिस्ट का कंसेप्ट? लिस्ट का कोई ऑब्जर्वेशन, कुछ एक नई चीज आप बताना चाहेंगे लिस्ट के बारे में जो मैंने यहाँ पे नहीं बताई है? So can we call it a DS? Can we call it as a data structure? Yes. No, it is, yeah, it's a data structure, but data structures are of multiple type in Python. So this is one of the data structure. ठीक है, anything which I missed to tell? मैंने कुछ ऐसी चीज जो नहीं बताई अभी लिस्ट के बारे में और आपने ऑब्जर्वेशन दिया हो? अच्छा, अरे से लिस्ट कैसा डिफरेंट है? वन, हाउ लिस्ट इज डिफरेंट देन वन डायमेंशनल अरे? Non-homogeneous data. यस, Can we नॉन call? होमोजेनियस डेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लिस्ट के लिए, ये आपको ध्यान देना है। अरे मतलब क्या हुआ? तो अरे के अंदर एक जैसा ही डेटा जाता है हमेशा। अगर यहाँ पे नंबर है तो नंबर नंबर ही मिलेगा आपको, दैट इज अरे। नंबर है तो नंबर नंबर ही मिलेगा। बट लिस्ट जो है ना, लिस्ट इज नॉन होमोजेनियस होता है। यहाँ पे आपने कैरेक्टर भी डाल दिया, यहाँ पे नंबर भी डाल दिया, फिर यहाँ पे अगर आपको कुछ और डालना है तो वो ट्रू फॉल्स भी डाल। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। इसीलिए मैंने जब शुरुआत की थी और बोला था कि लिस्ट इज एन अरे, पहला शुरुआत करी थी लिस्ट इज एन अरे स्टेटमेंट के साथ, फिर मैंने बोला था लिस्ट अरे तो नहीं है एग्जैक्टली, बट अरे जैसा है। तो अरे जैसा, अरे का क्या इसमें है, क्योंकि ये सीक्वेंस जैसा बहुत सारी चीजें उठा के लाता है। बट अरे जैसा अरे क्यों नहीं है? क्योंकि इट कैन होल्ड नॉन होमोजेनियस वैल्यूज। ठीक है, चलेगा? आगे बढ़ू? So are there different types of lists as well? I mean, like we have DS with like we can have like multiple rows as well. So is it something of that sort, or like? हाँ, लिस्ट में आप लिस्ट भी डाल दो, चलेगा। Okay. लिस्ट कैन होल्ड लिस्ट एज वेल, दैट इज अगेन एन इंटरेस्टिंग थिंग। तो लिस्ट में लिस्ट भी आता है। लिस्ट में न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आ जाता है, न्यूमेरिक आता है, कैरेक्टर आता है, फ्लोट आता है, बुलियन आता है, सब आता है लिस्ट में। एंड दैट्स व्हाई लिस्ट इज काइंड ऑफ वेरी यूनिक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ओके, नाउ लिस्ट को एक्सेस करना है आपको, तो एक्सेस करने के लिए बहुत सिंपल सी चीज है, उसके साथ में इंडेक्सेस होते हैं, इंडाइसेस होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज 0, देन सेकंड वन इज 1, देन 2 एंड देन 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वैसे लिस्ट हमारा बढ़ता जाता है और बनता जाता है, बट द मेन थिंग इज इट स्टार्ट्स विद 0। ठीक है, तो लेट्स क्रिएट अ लिस्ट एंड देन उसको थोड़ा सा समझते हैं, उसके ऊपर थोड़े ऑपरेशंस करते हैं। सो वी आर क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ नेम्स। अभी इसमें सभी एक ही तरह के डाले हैं, तो
list we have created, Nyati, Abhijit, and then Saurabh. These are the 3 different names I have picked up from the list. Okay, उससे एक लिस्ट बनाया और उसको प्रिंट करने की कोशिश की, एंड देन प्रिंट हो गया, सिंपल सी बात है। नाउ ये प्रिंट तो हो गया, बट जैसे आप प्रिंट करते हो उस लिस्ट के ऊपर तो पूरा की पूरा लिस्ट प्रिंट हुआ। मुझे पूरा लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे उसके अंदर से सिर्फ सौरभ या उसके अंदर से सेकंड या थर्ड कैरेक्टर निकाल के लाना है। तो जस्ट बाय इंडेक्स यू कैन सर्च इट। कैसे करना है, तो पर्टिकुलर इंडेक्स को पॉइंट करना है तो ये बिग ब्रेसेस के अंदर आता है, ठीक है। तो बिग ब्रेसेस लो और पर्टिकुलर इंडेक्स को पॉइंट करो। अब यहाँ पे जिस भी इंडेक्स को, तो दिस इज इंडेक्स नंबर 0, दिस इज इंडेक्स नंबर 1, दिस इज इंडेक्स नंबर 2। तो अगर आप इंडेक्स नंबर 2 को पॉइंट करना चाहते हैं तो सीधे यहाँ पे 2 लिखिए, एंड इट इज गोइंग टू थ्रो द वैल्यू विच इज स्टोर्ड एट इंडेक्स नंबर 2, ठीक है। नाउ इसी तरह से अगर आपको कोई और भी इंडेक्स करना है तो यू कैन डू इट। जैसे यहाँ पे लिखा है x एंड देन 0 लिखो, किया जाए। अभी इसी में आपने कुछ एक और एक्सरसाइज करी, थोड़ा ज्यादा वाइल्ड एक्सपेरिमेंट्स करें, और आपने लिख दिया 7, जो आपको पता ही नहीं कि लिस्ट में है या नहीं है। जैसे ही आप लिखोगे तो आपको ये वाला एरर आएगा, लिस्ट आउट ऑफ रेंज, जो कि आपने ये बताता है कि आपने इतना बड़ा रेंज डाल दिया इसके अंदर जो कि लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो लिस्ट आउट ऑफ रेंज, ठीक है। तो ये लिस्ट आउट ऑफ रेंज का एरर आ जाएगा। ना अगला चीज अगर आपको करना है, कैसा, अगर आपको एक ऐसी चीज कुछ करनी है जिसके अंदर एक साथ मल्टीपल एलिमेंट एक्सेस करने हैं लिस्ट के, मल्टीपल एलिमेंट मतलब एलिमेंट नंबर 1 2 3 एक साथ 2-3 एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं, तो उसको करने के लिए 0 एंड देन ये सेमी कॉलन लगाते हैं 0 to 2 और 0 to 1। इसका मतलब क्या होगा, एलिमेंट नंबर 0, एलिमेंट नंबर 1, और अगर आपने यहाँ पे 2 कर दिया तो इट इज सेइंग दैट यू वांट टू एक्सेस एलिमेंट नंबर 0, 1 एंड 2 ऑल एट वन गो। तो 0 से शुरू होकर 2 तक सारे एलिमेंट हमको चाहिए, बट इट डज नॉट इंक्लूड 2 इफ यू राइट इट लाइक दिस। तो चाहिए हमको ये सब, बट इसमें 2 इंक्लूड नहीं होता, द लास्ट एलिमेंट डज नॉट इंक्लूड इट। तो अगर आपको वो इंक्लूड करवाना है तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 3। ओके, अगर आपने ऐसा लिखा तो इसमें ये सब आएगा, ठीक है। तो ये जो कॉलम नोटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना होगा। क्लियर। लिस्ट के ऊपर और भी बहुत सारे ऑपरेशन करेंगे, अभी तो जस्ट हमने शुरू ही किया है लिस्ट को, जस्ट बहुत बेसिक सी चीजें करी है। अगर हमको किसी नेम के थ्रू सर्च करना है या अगर हमको कुछ और उसके अंदर अपेंड करना है, मर्ज करना है, बहुत सारी चीजें हैं वो हम लिस्ट के ऊपर करेंगे। ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइम देना रहेगा उसके लिए। अभी जस्ट मैंने एक बहुत बेसिक ऑपरेशन यहाँ पे शुरू करेंगे इसके। क्लियर है। अभी इसके अंदर कोई क्वेश्चन है? So just one question, the second item after colon, is it the number of elements we want to fetch? No. It says start position and end position, end but 1 and +1। मतलब जो भी आपने एंड पे लिखा है वो फेच नहीं होगा, तो इसलिए एक ज्यादा वाला दो उसमें। It should be end -1, right? नहीं, एंड +1 ही होगा। जो भी आपको एंड का एलिमेंट चाहिए, वॉट एवर यू डिजायर, सो यू डिजायर एलिमेंट नंबर 2, सो यू हैव टू राइट 3 हियर, ऐसा करके मैंने लिखा है। तो आपको एलिमेंट नंबर 2 चाहिए तो आपको यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं n+1 लिखा हूँ। बाकी इंटरप्रिटेशन इज योर। नॉर्मली हम लोग इसको इस तरह से इंटरप्रिटेट करते हैं, स्टार्ट और एंड पोजीशन एंड देन से एक्सप्लिसिटली कि जो भी एंड पोजीशन पे मेंशन है वो नहीं प्रिंट होता है, तो वैसा भी आप समझ सकते हैं। ओके, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बुलियन बाकी लिस्ट पे मैं वापस आऊंगा, और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हमको करने हैं लिस्ट पे। अभी जस्ट एक बेसिक ऑपरेशन और बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं सभी चीजों का, सभी वेरिएबल्स का, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट वन इज बुलियन। तो बुलियन क्या होता है, तो बुलियन मतलब ट्रू फॉल्स वाले। तो हमने मान लो x को ट्रू असाइन कर दिया, कैन एनी वेरिएबल कैन हैव एनी वैल्यू, तो x इज इक्वल टू ट्रू आपने असाइन कर दिया, उसका टाइप ढूंढा और वैल्यू प्रिंट किया। तो
तो ये बुलियन टाइप का हो गया ना। सारे जो बुलियन ऑपरेशन होते हैं अपने 2 + 2 = ट्रू, ट्रू मल्टी ट्रू एंड ट्रू = फॉल्स, एंड वो वाली सारी चीजें यहाँ पे अप्लीकेबल होती है। ठीक है, वो भी अभी हम लोग इसके ऊपर देखेंगे जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है टुपल। सो टपल क्या होता है? टपल इज अगेन काइंड ऑफ सिमिलर टू लिस्ट, राइट। तो टपल जैसा आपके पास लिस्ट होता है वैसा ही टपल होता है। टपल भी नॉन होमोजेनियस एलिमेंट्स को स्टोर करता है। एग्जैक्टली जो चीजें आप लिस्ट के साथ कर सकते हैं लगभग वही सारी चीजें आप टपल के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देन क्वेश्चन आएगा कि टपल की जरूरत क्यों पड़ी जब फिर लिस्ट था हमारे पास। जब लिस्ट और टपल एक ही जैसा है, सारे ऑपरेशन सिमिलर करता है, तो फिर टपल की जरूरत क्यों पड़ी? तो वो उसके ऊपर मैं अभी आता हूँ उस क्वेश्चन के ऊपर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मली सब लोग पूछते हैं। बट पहले देखते हैं टपल डिफाइन कैसे करते हैं। तो लिस्ट को आपको डिफाइन करने के लिए ऐसा बिग ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ता था, राइट। लिस्ट को आपको, सॉरी बिग नहीं, करली ब्रेसेस में आप लिखते थे लिस्ट को। लिस्ट को करली लिखते हैं ना, इसमें लिख रहे हैं लिस्ट को बिग ब्रेसेस में, सॉरी। तो लिस्ट को आप बिग ब्रेसेस में लिखते थे ऐसे, बट टपल को डिफाइन करते टाइम पे आप स्मॉल ब्रेसेस का यूज करते हैं। अगर आपने ऐसा ब्रैकेट यूज कर दिया तो वो लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, सेम चीज है, सब कुछ सेम है। आपने बड़ा ब्रैकेट यूज कर दिया वो लिस्ट बन जाएगा, और वहीं आपने छोटा ब्रैकेट यूज कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो टपल बन जाएगा। इतना बारीक डिफरेंस है दोनों में। आपने छोटा ब्रैकेट यूज किया वो टपल बन जाएगा, बड़ा किया लिस्ट बन जाएगा। बाकी ऑपरेशन सारे वही होने वाले हैं, तरीका सभी वही है उसको करने का। ठीक है, अगर आपको कोई टपल का एलिमेंट फेच करना है तो सिंपल लिखो x, देन उसके बाद ब्रैकेट, एंड देन इंडेक्स नंबर लिख दो, ये आ गया टेस्ट में टपल का एलिमेंट है। तो है पूरा सेम, फेचिंग स्टाइल सब कुछ सेम है, ऑपरेशंस भी लगभग सेम होते हैं। तो डिफरेंस क्या है और क्यों जरूरत पड़ी टपल की? तो टपल और लिस्ट में एक ही बेसिक डिफरेंस है, एंड दैट डिफरेंस इज टपल इज immutable. However, यही हमारे पास डिफरेंस है कि टपल हमारा इम्यूटेबल होता है जबकि लिस्ट इम्यूटेबल है। हाँ बोलो। सो इम्यूटेबल मतलब हाँ मैं, हाँ बोलो बोलो दीपक। ये सर इम्यूटेबल का मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ हाँ, वो उस पे आ रहा हूँ मैं। वो तो अभी मैंने जस्ट स्टेटमेंट अभी लिखा है डिफरेंस का। नाउ व्हाट इज इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल अभी बताऊंगा मैं। सो म्यूटेबल मतलब क्या होता है? जैसे कोविड-19 है, वायरस है, वो म्यूटेट होता है। म्यूटेट होता है मतलब अपनी वैल्यू चेंज करता है, अपने आप को चेंज करता है। सो म्यूटेबल इज समथिंग हु कैन चेंज इटसेल्फ, राइट। जैसे कोविड-19 वायरस है, वो म्यूटेट हो रहा है मतलब वो अपने आप को चेंज कर रहा है। सो एनीथिंग हु कैन चेंज इटसेल्फ इज कॉल्ड एज म्यूटेबल, और म्यूटेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग समथिंग इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। whoever can change itself called mutable, right। इसी तरह से immutable क्या होता है? so immutable means can't change, right। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो टपल रहता है वो टपल की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, हाउएवर लिस्ट की जो वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं। तो लिस्ट के अंदर अगर आप कुछ भी लिखा है उसको आप अपडेट करना चाह रहे हो कर दो, चेंज हो जाएगा। टपल नहीं चेंज होता है। ठीक है, सो चलो देखते हैं कैसे होता है ये और क्या इसका डेमोन्स्ट्रेशन है। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, देखो कॉपी कैसे करते हैं और पेस्ट कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, कॉपी के लिए ये बटन दबाया, उसी के बाद पेस्ट दबा दो, ऑटोमेटिकली वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले लिस्ट की बात करते हैं। ये हमारा लिस्ट है ना। इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? सिर्फ बिग ब्रेसेस लगा दो, लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके अंदर आपने टेस्ट लिया, इसको हम लोग थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए 1 1 2 2 कर देता हूँ मैं, ताकि आपको समझ आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये टपल है और ये लिस्ट है। अभी पहले लिस्ट बनाते हैं, बन गया। ठीक है, अभी इसको एक्सेस करते हैं। तो एक्स और कौन सा एलिमेंट चाहिए आपको? लेट्स से फर्स्ट सेकंड एलिमेंट चाहिए, तो x1 कर दिया, तो ये टेस्ट हुआ अभी। ठीक है, इसको मैं y कर देता हूँ ताकि और भी आसान हो जाएगा समझने में, है ना। तो आपने क्या कर दिया, टेस्ट हुआ गया, ये फर्स्ट एलिमेंट।
अब किसी लिस्ट को अपडेट करना है तो अपडेट कैसे करोगे? तो अपडेट करने के लिए, लिस्ट को अपडेट करने के लिए क्या करना है, जिस भी एलिमेंट को आपको उसमें अपडेट करना है, जैसे सेकेंड एलिमेंट अपडेट करना है, तो उस एलिमेंट का नाम लिखो और फिर उसके आगे वैल्यू लिख दो। ठीक है, अब ये करने के बाद आप देख लो एलिमेंट में क्या क्या है। ठीक है, तो ये अपडेट हो गया, एलिमेंट चेंज हो गया पूरा की पूरा, द पर्टिकुलर एलिमेंट हैज गॉट अपडेटेड, वो एलिमेंट अपडेट हो गया। ठीक है, अब ये एलिमेंट तो आपने अपडेट कर दिया। अब चलो देखते हैं दूसरी साइड में टपल में, टपल में ये कैसे काम करता है। तो टपल आपके पास बनाया है, उसका नाम y लिखा है और y को देखते हैं। सो दिस इज द टपल नेम्ड y, उसके अंदर के अलग अलग एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, नाउ अगर उसका एलिमेंट हमको एक्सेस करना है फर्स्ट एलिमेंट, तो y एंड फर्स्ट एलिमेंट देखा, इट इज टेस्ट2। नाउ अब क्या करना है, तो अब इसको अपडेट करके देखते हैं कि अपडेट होता है या नहीं, बिकॉज हमने तो यही बोला है कि टपल अपडेट नहीं होता, वही उसका यूएसपी है। तो लेट्स ट्राई इट। तो नहीं होता, अगर होता है, नहीं होता है तो बताओ हमको, नहीं होता है समझेगा, तो अपडेट करते हैं। जब आप अपडेट करने गए तो इसने बोला टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ये अपडेट नहीं करने दिया इसने। ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम इसमें? एनी प्रॉब्लम गाइस? नो सर, आगे बढ़ सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन देन। यस सर, मूव। Okay, now that is about list and tuple. Now another interesting thing, let's learn another interesting thing which is called as dictionaries. So what is dictionary? Let's see that, है ना, and कहाँ पे वो यूज होती है। तो डिक्शनरी पढ़ने के लिए हमको समझना पड़ेगा, आई मीन मोस्ट ऑफ यू गाइस हु आर जावा प्रोग्रामर्स दे नो दैट, बट दोज हु डोंट नो जावा, उन लोगों के लिए, एंड others who are not very comfortable with all kind of programming, उन लोगों के लिए dictionary is a construct which works on key value pair. डिक्शनरी हमारा जो रहता है ना, वो की वैल्यू पे काम करता है ना। की वैल्यू क्या होता है, तो अगर हमारे पास कोई टेबल है जिसमें हम लोगों ने लिख रखा है नेम एंड यहाँ पे लिख रखा है एज। अगर हमने लिखा है नेम और देन लिखा है एज, तो नेम और एज जो हमारे पास लिखा हुआ है उसके अंदर अलग अलग वैल्यूज आएगी, मे बी समथिंग, देन एक्स वाई वी, जो भी है। एजेस आपने यहाँ पे लिख रखी 30 ईयर, 25 ईयर, 23 ईयर। अभी तक हमने जो लिस्ट लिखा था, तो लिस्ट में तो हमारे पास क्या होता था, सिर्फ एक आता था लिस्ट, और उसके अंदर सिर्फ सारे नेम आप लिख के दे सकते थे। या अगर आपने एक लिस्ट बना दी एज नाम की, तो उसमें सब आप एज लिस्ट आउट कर सकते थे। बट व्हेन यू वर्क ऑन दीज टू थिंग्स इन एंटायरिटी, मतलब आपको एज अ सिंगल यूनिट दोनों पे काम करवाना है, तो फिर आप क्या करते हैं, तो दोनों को ज्वाइन करके आप लोग बना लेते हैं की वैल्यू पेयर विच इज। ठीक है, इसी के अंदर आप तीसरी चीज भी डाल सकते हैं। चलो, और भी कुछ डालना है वो भी डाल सकते हैं। तो डिक्शनरी क्या होता है, तो डिक्शनरी इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ की एंड वैल्यू पेयर। की मतलब क्या हुआ, की मतलब ये हुआ, कॉलम का नाम इज कॉल्ड एज की, एंड वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ कॉलम इज कॉल्ड एज। ठीक है, तो अगर इसी को ही आपको डिफाइन करना रहेगा, तो आप लोग कैसे डिफाइन करोगे? पहली चीज, डिक्शनरी डिफाइन होती है करली ब्रेसेस में, फिर आपको डिफाइन करना पड़ता है पहले की, एंड देन उसके बाद डिफाइन करना पड़ता है वैल्यू। ठीक है, तो की एंड देन वैल्यू, की एंड देन वैल्यू। तो पहले की लिखो, की मतलब आपके पास है नेम, तो नेम लिखने के बाद कॉलन लगा के उसकी वैल्यू डालो, तो वैल्यू में भी लेट्स से आपने डाली समथिंग ऑफ दिस।
ठीक है, ये आपका एक एंट्री पूरा हो गया। फिर कॉमा लगा के दूसरी की डालो, तो दूसरी की आपके पास क्या है, एज, तो एज इज द सेकेंड की, एंड देन कॉमा लगाओ एंड देन एज डाल दो। देन तीसरा की आपके पास क्या हो गया, सैलरी, तो वो डालो, कॉलन लगाओ, सैलरी वैल्यू डाल दो। ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो कंप्लीट रिकॉर्ड। थोड़ा सा टीडियस होता है और इसके बहुत आसान तरीके भी हमारे पास अवेलेबल है, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू डिफाइन एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर वे। आई मीन कॉम्प्लेक्स जरूर है बट बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। क्यों और किस लिए, इंडस्ट्री में इसका यूज क्यों होता है, कैसे होता है, वो भी बताता हूँ। बट पहले मुझे बताओ इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो, एनी प्रॉब्लम इन दिस, और डू यू वांट मी टू रिपीट इट? So please repeat it. रिपीट, ओके। तो जब भी हमारे पास कोई कंस्ट्रक्ट होता है विच आर हैविंग सम कॉलम नेम, तो अगर हमारे पास कॉलम नेम है और उसके अंडर उसकी कुछ वैल्यूज लिखनी, इफ समथिंग टू बी रिटर्न अंडर अ पर्टिकुलर कॉलम नेम, अगर हमारे पास कॉलम नेम भी है और उसके अंदर उसकी कुछ वैल्यूज लिखनी है, तो हम उसको डिक्शनरी के थ्रू लिखते हैं। ठीक है, आई मीन ऑलवेज, नॉट ऑलवेज बट मोस्टली। ठीक है, तो वो कैसे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं? तो सबसे पहले हम लोग कैसे डिक्शनरी डिजाइन करते हैं, तो डिक्शनरी के अंदर दो चीजें होती हैं, पहला होता है की और दूसरा होता है वैल्यू। सो डिक्शनरी वर्क्स ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ की एंड वैल्यू पेयर, इट इज कॉल्ड एज की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर। तो ये की वैल्यू पेयर पे काम करता है। अब की वैल्यू में की मतलब क्या, जो भी आपका कॉलम नेम होगा दैट इज की। तो कॉलम नेम आपके पास नेम है, सो दिस इज वन ऑफ द की। देन व्हाट इज द अदर कॉलम नेम इज एज, देन व्हाट इज द नेक्स्ट वन, सैलरी। तो ये सभी आपके पास क्या हो गए, कीज हो गए। देन उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको डिफाइन करनी है, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू में भी इरफान, एज में भी 36 और 26 ईयर्स, सैलरी में भी 50 के, करेक्ट। तो ये अगर इसी को थोड़ा सा डिक्शनरी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करोगे तो वो ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, नेम, देन यहाँ पे पूरा नाम लिखा आपने, कॉमा लगाओ, देन एज, और यहाँ पे आपका पूरा एज लिख दो, देन सैलरी, और फिर सैलरी। ये जो पूरा बनेगा दिस विल बी कॉल्ड एज, ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. ऑलराइट, तो ये जो चीज़ है ये डिक्शनरी कहलाता है। पहले मैं डिक्शनरी डिफाइन करना आपको एक बार बता देता हूँ, यूज करना बता देता हूँ, देन उसका इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो डिक्शनरी कैसे डिसाइड करोगे, तो डिक्शनरी डिफाइन करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। तो डिक्शनरी डिफाइन करने का तरीका क्या है, पहले आप लिखो एक्स, ठीक है, एक्स आपने लिखा, और एक्स लिखने के बाद फिर आपको नाम देना है कॉलम का यानी की का, तो की इज नेम, ठीक है, एंड देन उसके बाद उसका जो भी हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है वो आपने पेस्ट कर दिया। तो आपने लिखा नेम एंड देन एक्चुअल जो भी उसकी वैल्यू थी लाइक जॉन, सो नेम इज द कॉलम नेम एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट नेम, तो नेम एंड देन वैल्यू। फिर उसके बाद एज विच इज अ कॉलम नेम और उसके बाद उसका वैल्यू, ठीक है, ये आपने लिखा और इसको टर्मिनेट कर देंगे। तो ये आपने कंप्लीट डिक्शनरी डिफाइन कर दिया। अब कंप्लीट डिक्शनरी तो डिफाइन हो गई है, कंप्लीट डिक्शनरी तो यहाँ पे डिफाइन हो चुकी है ना, उसको प्रिंट करवाना है या उसको एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस करने के लिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखो डिक्शनरी एंड दैट्स डन, लेट्स रन इट। जैसे ही आपने डिक्शनरी का नाम लिखा और उसको रन करा तो उसने कॉलम का नाम भी दे दिया एंड देन उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू थी वो भी दे दी। दैट मीन्स उसने की भी दे दिया आपको, ये की कहलाता है, तो की भी दे दिया और उसकी वैल्यू भी दे दी, की भी दिया और उसका वैल्यू भी दिया, राइट। तो इस तरह से ये वर्क करता है।
अभी इसके अंदर और ऑपरेशन करने हैं, एक स्पेसिफिक की या स्पेसिफिक वैल्यू को वर्क करना है तो वो भी करवा सकते हैं। जैसे अभी तो आपने पूरा की पूरा की वैल्यू प्रिंट करवा दिया, बट सपोज आपको सिर्फ एज देखनी है, तो सिर्फ एज देखने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोट्स में की का नाम देना पड़ेगा। तो की इज दिस, उसका नाम दे दो, ये एज आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस करना चाहते हो, कॉलम को एक्सेस भी कर सकते हैं यहाँ पे उस की का नाम देके। ठीक है, अभी मैं इसमें आऊंगा कि इसमें कैसे मल्टीपल रिकॉर्ड सेंटर कर सकते हैं, उस मल्टीपल रिकॉर्ड में से पर्टिकुलर चीज को एक्सेस करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, वो सब चीजों पे हम लोग आएंगे। बट दिस इज अगेन जस्ट द इंट्रोडक्शन, राइट। अब देखते हैं ये यूज कहाँ पे होता है। तो ये यूज होता है इंडस्ट्री में, कहाँ पे यूज होता है ये, तो इंडस्ट्री में ये यूज होता सर है। एक मिनट सर, एक क्वेश्चन ये था, अगर अपने को 2-3 नेम रखना रहते तो कैसे कर पाते अपन नेम? हाँ, बस मैं उस पे आऊंगा। मैंने वही बोला ओके कि अभी ओके जस्ट एक इंट्रोडक्टरी है, इस पे अभी और ओके एडवांस ऑपरेशन करेंगे। तो इसमें इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है और कहाँ पे यूज होता है, तो नॉर्मली ये जो भी हमारा सर्वर क्लाइंट एप्लीकेशन होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, उसमें काफी यूज होता है। कैसे, क्लाइंट मतलब कि अगर आपने कोई वेबसाइट वगैरह बनाई है, तो वेबसाइट बनाई है तो वेबसाइट जो रहेगी वो आप लोग पब्लिश कर देंगे इंटरनेट पे। और इंटरनेट पे जैसे ही आपने लिखा www.xyz.com, तो मान लो एक इंक्वायरी फॉर्म आ गया। जैसे आप www.xyz.com पे गए तो एक इंक्वायरी फॉर्म आया। उस इंक्वायरी फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज योर नेम। नेम मतलब आपका हो गया कि आप नेम एंटर करोगे, सो दिस एक्ट एज अ वैल्यू। फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज योर एज, दैट इज योर की, और यहाँ पे आप एज एंटर करोगे, दिस इज योर वैल्यू। फिर एनीथिंग एल्स लाइक पर्पस ऑफ विजिट या जो भी आपको लिखना है अगला फील्ड और उसकी वो चीजें, तो वो अपने पास आ जाएगा वैल्यू। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा की। जैसे ही यूजर ने ये सारी वैल्यू एंटर करी और सबमिट का बटन दबाया यहाँ से, जैसे सबमिट का बटन यूजर ने प्रेस किया, तो यूजर जैसे सबमिट का बटन प्रेस करता है, तो सबमिट का बटन प्रेस करके इसके पीछे होता क्या है, तो इसके पीछे एक डिक्शनरी टाइप की चीज क्रिएट हो जाती है, जिसमें आ जाता है अपने पास नेम मिस्टर XYZ, देन अगला जो आ जाएगा एज, उसकी वैल्यू, देन सैलरी, एंड देन उसकी वैल्यू। ये ऐसा बन जाता है। ये जो फॉर्मेट होता है, ये जो फॉर्मेट आपके सामने बना है, इस फॉर्मेट को बोलते हैं जेसन फॉर्मेट। क्या बोलते हैं इसको, जेसन फॉर्मेट। जावा, आई फॉरगॉट द नेम, बट ये जेसन फॉर्मेट कहलाता है। मनीष प्लीज डोंट प्ले विद अनोटेशन। सो जेसन फॉर्मेट है ना, तो ये जो है ये जेसन फॉर्मेट कहलाता है। तो जेसन फॉर्मेट जो रहता है ना, बहुत लाइट वेट फॉर्मेट होता है। तो जैसे आपने सबमिट बटन दबाया, सबमिट बटन दबाते ही पीछे एक पोस्ट कॉल होता है। पोस्ट कॉल, उसको जो कॉल होता है, जो सर्वर को कॉल होता है, सर्वर मतलब अपना डेटाबेस सर्वर या अपना एप्लीकेशन। इट मे बी DB2 हियर, इट मे बी एनी अदर एप्लीकेशन, MySQL हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आपका डेटाबेस यहाँ पर है, उसके पहले एक लेयर होगी प्रोग्राम वाली लेयर, जो कि इनको अपडेट करेगा। तो जो भी आपके प्रोग्राम यहाँ पे लिखे हैं, एनी प्रोग्राम जो बैकएंड पे लिखे रहते हैं, मे बी RPGLE प्रोग्राम हो आपका, मे बी आपका पाइथन प्रोग्राम हो, मे बी एनी अदर प्रोग्राम हो, तो उस प्रोग्राम के अंदर ये एंट्री आती है बाय पोस्ट रिक्वेस्ट। तो ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट रहती है, पोस्ट रिक्वेस्ट भी इसी फॉर्मेट की होती है, जिसके अंदर आपके पास होता है की एंड वैल्यू पेयर का कॉम्बिनेशन। और ये जो फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट को बोलते हैं जेसन फॉर्मेट, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होता है। 1 रिकॉर्ड एट ए टाइम कैरी किया है इसने, और बहुत आसानी से इंफॉर्मेशन पीछे लेके आता है विदाउट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेस, राइट। तो ये जेसन फॉर्मेट होता है। और फिर उसके बाद ये पाइथन में हम लोग जेसिनेफाई करके लाइब्रेरी होता है, जेसिनेफाई करके जो लाइब्रेरी रहता है उससे ये हम डिक्शनरी में रिसीव कर लेते हैं। और डिक्शनरी में रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद यहीं से आपने क्या करना है, यहीं से आपको MySQL का कनेक्टर कॉल करना है, और MySQL का कनेक्टर कॉल करके उसके अंदर ये एंट्री लिख देनी है, सिंपल। तो ऐसे ये एंड टू एंड एप्लीकेशन वर्क करता है। ठीक है, लाइक ये हमारा पाइथन प्रोग्राम है, पाइथन प्रोग्राम में लिया और उसको फिर यहाँ से पोस्ट करते। तो ये जो जेसन फॉर्मेट रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और डिक्शनरी का यहाँ पे इसलिए बहुत ज़्यादा यूज होता है पाइथन में। और पाइथन में ही नहीं, सभी एप्लीकेशंस में यूज होता है।
अगर आपके पास MySQL यानी SQL डेटाबेस है तो भी ठीक है, अगर NoSQL डेटाबेस है लाइक MongoDB वगैरह जो है, तो उसके अंदर भी यही यूज होता है। उसमें भी अपने पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि जरूरी है कि जरूरी नहीं है ना कि डिक्शनरी के अंदर आपको सारी चीजें लिखनी ही पड़े। अगर आपने 3 कॉलम लिए, नेम, एज और सैलरी, तो जरूरी थोड़ी कि आपको तीनों चीजें पास करनी है। कई बार ये भी हो सकता है ना कि ये ऑप्शनल हो, एज आपके पास ऑप्शनल है, नेम और एज जो है मैंडेटरी है, एज ऑप्शनल है। अगर ये ऑप्शनल है तो आपको ये पास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आपका काम इन 2 चीजों से ही हो जाएगा। बट ये 2 चीजें अगर आप लेके MySQL में जाएंगे तो MySQL सीधे चिल्लाना शुरू कर देगा, बोलेगा कि मुझे तो नेम, एज और सैलरी तीनों चीजें चाहिए, क्योंकि तुमने तीनों चीजें डिक्लेयर करी तुम्हारे टेबल में, बट एज तो हमारे पास आई नहीं है फ्रंट एंड से। तो फिर यहाँ पे ये पूरा सिस्टम आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए NoSQL डेटाबेस होता है, जिसके अंदर हमारे पास डायनेमिक स्ट्रक्चर होता है। खैर एनीवेज वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा अभी इनिशियल स्टेज के लिए, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम है इसमें जितना हमने डिस्कस किया? नो सर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना? तो अब मैं फोरम 5 मिनट के लिए ओपन कर रहा हूँ। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, प्रॉब्लम, सो वी कैन डिस्कस इट। अगर नहीं है तो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर ओनली टुडे। सर ये जो लास्ट में आपने ओवरव्यू दिया उसका थोड़ा शॉर्ट में फिर से बताओगे क्या? शॉर्ट में मतलब सिंपल सी बात है कि क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन मतलब क्या होता है। तो क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन मतलब अपना एंड टू एंड आपने वेबसाइट बनाई है, या कोई मान लो बैंक के लिए आप काम कर रहे हो, तो HDFC बैंक है, तो HDFC बैंक की वेबसाइट जो रहेगी वो क्लाइंट कहलाएगा। मतलब क्लाइंट मतलब क्या हो गया कि जो भी आपका टर्मिनल रहता है आपके लैपटॉप से, आपने www.hdfcbank.com करके जो भी वेबसाइट रहेगी वो खोलोगे तो फिर वो पूछेगा आपको लोन चाहिए क्या, आप बोलोगे हाँ यार लोन दे रहे हो फ्री में, हम क्यों नहीं देंगे। तो लोन के लिए आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करा तो वो फॉर्म देगा, बोलेगा ठीक है भरो ये फॉर्म। आप फॉर्म भरोगे, उसमें अपना नाम डालोगे, एज डालोगे, सैलरी डालोगे, डिपेंडेंट डालोगे, 50 चीजें डालोगे, वो इंक्वायरी फॉर्म कहलाता है। वो डालने के बाद जैसे आपने सबमिट बटन दबाया, तो सबमिट बटन दबाओगे तो वो सबमिट बटन दबाते से ही पीछे पोस्ट कॉल जनरेट होता है। गेट कॉल, पोस्ट कॉल, ये सब आपने शायद पढ़ा होगा इंजीनियरिंग में, नहीं पढ़ा है तो पोस्ट कॉल आप समझ लो कि एक ऐसा कॉल होता है जो कि इन्फॉर्मेशन को फ्रंट एंड से लेके बैक एंड पे लेके जाता है, मतलब वैल्यू लिखने वाला कॉल। तो ये पोस्ट कॉल होता है जो कि फ्रंट एंड टू बैक एंड लेके जाता है डेटा को। तो ये पोस्ट कॉल आपका कॉल हुआ। अब ये जो पोस्ट कॉल होगा इसके पीछे आपका पूरा जिसको बोलेंगे ना पोस्ट API बोलते हैं इसको, तो ये API कॉल होगी और ये उसके अंदर वैल्यूज लिखी होगी, ये भी लिखा होगा और बहुत सारी और भी 50 इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको जब मैं एक्चुअली हैंड्स ऑन करेंगे तो लॉग वगैरह दिखाऊंगा मैं, तो लॉग में ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी यूनिक्स स्क्रीन। तो ये पूरा लिखा हुआ रहता है, तो उसके अंदर दिखा रहता है कि नेम के अंदर ये पास हुआ है मेरा, एज के अंदर ये पास हुआ है, सैलरी में ये पास हुआ है, और एग्जैक्टली इसी तरह के फॉर्मेट में ही होता है वो। ठीक है, जो कि डिक्शनरी टाइप का दिखता है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से पोस्ट में पास हुई, ये वाली जो वैल्यू है ये जाएगी आपके पाइथन प्रोग्राम पे स्ट्राइक करेगी। पाइथन प्रोग्राम मतलब इस तरह का प्रोग्राम। तो पाइथन प्रोग्राम क्या करेगा, पाइथन प्रोग्राम समझ जाएगा कि भाई मेरे पास एक डिक्शनरी आ रही है फ्रंट एंड से, तो वो डिक्शनरी को ले लेगा। डिक्शनरी नहीं लेता एक्चुअली, वो जेसनफाई करके लाइब्रेरी होती है, उससे वो जेसन फॉर्मेट को समझता है और उसको डिक्शनरी में स्टोर करता है। तो वो क्या करेगा, पाइथन प्रोग्राम लेगा और उसको डिक्शनरी में स्टोर कर लेगा। अब ये जो डिक्शनरी में स्टोर किया, तो ये वैल्यू अगर आपको डेटाबेस में डालनी है तो यहाँ से क्या करेगा, जो भी आपका कनेक्टर होगा डेटाबेस का, लाइक MySQL है तो उसके कनेक्टर को कॉल करेगा और MySQL से कनेक्शन स्टेब्लिश करेगा। MySQL से कनेक्शन स्टेब्लिश करने के बाद इसमें डेटा लिख देगा, सिंपल। तो ऐसे डेटा आपका मेंटेन हो गया पीछे। क्लियर? ओके, और कोई क्वेश्चन है गाइस? यस सर, ये यूज किया हुआ है मैंने। जैसे API से डेटा आता है तो ये जेसन फॉर्मेट में ही आता है, और अपन जब उसको सबमिट करते हैं, पोस्ट करते हैं मतलब, तो वो भी जेसन फॉर्मेट में जाता है, तो इसको यूज किया हुआ है, तो इसका आइडिया है। और ये NoSQL है तो इसको भी यूज किया हुआ है MongoDB में। जैसे आपको 3 पैरामीटर्स भेजना है या 2 पैरामीटर्स भेजना है तो अपन भेज सकते हैं, वो वाला भी किया हुआ है। तो आ रहा है सर समझ में, कोई प्रॉब्लम। बहुत बढ़िया। मैं तो यही चीजें अपने को लगेगी और क्या है, और यही एंड टू एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है। तो पाइथन में हम लोग डेटाबेस नहीं बनाते, मतलब पाइथन खाली कैरी करके वो डेटाबेस में उसको फिल्ड्स में एंटर करते हैं। मतलब अगर हमको कोई डेटाबेस अगर रन करना हो तो पाइथन से कॉल करना पड़ेगा। हाँ, तो पाइथन खुद तो डेटाबेस नहीं होता ना, पाइथन तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें तो आप अपना कोड लिखो और उसको SQL में जैसे अपन टेबल क्रिएट करते हैं तो इसमें क्रिएट नहीं कर सकते।
वो एसक्यूएल का ही काम रहता है। नहीं, तो यहाँ से आप एसक्यूएल में क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, डेटाबेस मतलब एक ऐसी जगह जो डेटा रखेगा। पाइथन मतलब ऐसी चीज जो कोड लिखेगा, ठीक है। तो आप पाइथन के कोड लिखकर एसक्यूएल में डेटाबेस क्रिएट जरूर कर सकते हो, बट डेटाबेस तो अल्टीमेटली एसक्यूएल में ही क्रिएट होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो जाएगी तो एसक्यूएल में ही जाएगी, कहीं और नहीं जाएगी। एसक्यूएल या जो भी आपने डेटाबेस लिया उसी में जाएगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है गाइस? वन मोर क्वेश्चन। हाँ, ये जो है अभी आपने बताया, तो ये कनेक्टर्स जो है सारे डेटाबेसेस के मिलते हैं। जैसे कि मेरे को अगर अज्योर पे डालना है या मेरे को ओरेकल पे डालना है, तो ये कनेक्टर्स जो रहते हैं पाइथन से सभी में कनेक्ट हो जाता है क्या, सभी डेटाबेसेस से? हाँ, तरीका अलग अलग होता है। अब जैसे अज्योर में आपको डालना है तो अज्योर का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट एडब्ल्यूएस में अगर आपको बनाना है तो एडब्ल्यूएस में क्या होता है, आरडीएस होता है। ओके। तो आरडीएस मतलब एक अगेन एक सर्विस होती है एडब्ल्यूएस की, उसके अंदर आप अलग अलग डेटाबेस डिक्लेयर कर सकते हो। तो आपने आरडीएस खोला और उसके अंदर आपने मान लो माइस्क्यूएल खोला, ऐसे ही अज्योर में भी सेम होगा, बस नाम अलग होगा सर्विस का। मुझे सर्विस का नाम नहीं पता है अज्योर की, बट एडब्ल्यूएस में आरडीएस होता है। तो आप जस्ट गूगल पे करना कि आरडीएस का इक्विवेलेंट क्या होता है अज्योर में, तो आपको पता चल जाएगा। गॉट इट। मतलब कि पॉसिबल है, बट ये अभी सिंटैक्टिकली वगैरह एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बस right? बस वही है। हाँ। तो उसमें क्या करना है कि आपका वो भी एपीआई है, उसको हिट करो और वैल्यू डाल दो उसमें, तो चला अच्छा, जाता है। मतलब ये जो है हमारा मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये है कि फ्रंट एंड से अगर कुछ भी चीज, कोई भी डेटा आ रहा है, तो वो पाइथन उन दोनों के बीच में ब्रिजिंग करेगा। पाइथन वो डेटा लेगा और उसके बाद फिर वो जो है वो कनेक्टर के थ्रू किसी भी डेटाबेस को सप्लाई कर देगा। सप्लाई कर देगा। हाँ, तो ये एंड टू एंड जो है वो पाइथन जो है इन दोनों के बीच में जो है वो कम्युनिकेटर, एज ए कम्युनिकेटर काम करेगा। कि वहां से डेटा लेगा और यहाँ पे वो वापस इसको सप्लाई कर देगा। तो सो दैट क्या है कि हमारा डेटा जो है डेटाबेस में अपलोड हो जाएगा और हमारा डेटा जो है वो फ्रंट एंड से आ जाएगा। यही होगा? करेक्ट, यही होता है, एग्जैक्टली यही होता है। 12 o'clock. थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है? ऑल गुड? यस सर, आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, तो आज के लिए फिर हमारा इतना ही, यही हम लोग रुकेंगे। आपको कम्युनिकेट कर दूंगा मैं कि भाई आपका जो डिस्कशन या सेमिनार या प्रेजेंटेशन जो भी हम लोग बोलते हैं वो किस तरह से वर्क करने वाला है। दैट इज समथिंग विल बी कम्युनिकेटेड ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। और जो रिकॉर्डिंग्स हैं जो कल के सेशन की थी और आज के सेशन की थी, वो आज शाम तक आप लोगों को अपलोड हो जाएगी। और अपलोड होने के बाद आपके पास कम्युनिकेशन आएगा, यू हैव टू शेयर योर क्रेडेंशियल, मे बी जीमेल आईडी या जो भी है, तो उससे शेयर हो जाएगी। वन मोर थिंग, ये जो है इसके लिए अगर हम अभी इसको पाइथन से पढ़ना शुरू करें या जो भी आपने जुपिटर बताया है उससे करना स्टार्ट करना है? जुपिटर से। जुपिटर से करें? जुपिटर क्या है, पाइथन है ना। जुपिटर के ऊपर आप पाइथन कोड ही तो लिख रहे हैं। ओके, तो मतलब पाइथन अलग से पढ़ने का कोई सच उससे रिक्वायरमेंट भी नहीं है और उससे कोई फायदा भी नहीं है? अलग क्या, वो पाइथन ही आप पढ़ रहे हैं ना। ये तो एक तरीका है। अब आप उसको पाइचाम से पढ़ो, आप उसको मतलब पाइचाम में पाइथन रन करो या फिर जुपिटर में रन करो, कैसे भी करो, पढ़ तो पाइथन ही रहे ना आप। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, चलो, ओके, चलो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।